हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स ने सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज का एक संयुक्त विशेषांक जिसका नाम है तानाशाह। जब से यह दुनिया अस्तित्व में आई है, तब से इस पर राज करने की तमन्ना रखने वालों की कमी नहीं रही है। अधिकतर लोग तो इस तमन्ना को दिल में ही दबा लेने में अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन कुछ इच्छा को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं और बन जाते हैं दुनिया के लिए एक अभिशाप। ऐसे कई लोगों ने दुनिया को झुकाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दुनिया ने उनको ही झुका दिया। पर कहती है कि बच्चा बड़े का बाप होता है, और इसलिए आज एक बच्चा वह काम करने जा रहा है जिसको बड़े लोग नहीं कर पाए। वह दुनिया को अपने कदमों में झुकाने जा रहा है। सिकंदर महान, चंगेज खान, नेपोलियन, और बनने जा रहा है वह तानाशाह। कहते भी हैं आदमी भी एक जानवर है, दो पैरों वाला बुद्धिमान जानवर। जैविक तौर पर इस बात की सच्चाई प्रमाणित होने के बाद कुछ लोग अब इसको व्यवहारिक रूप से सिद्ध करने में विश्वास रखते हैं। यही है मानागर के पास स्थित नरोरा आणविक बिजली घर। यह तो अच्छा है कि रेडियो सक्रियता के खतरे के कारण ऐसे प्लांटों को शहर से दूर बनाते हैं, वरना हमारा काम जरा मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 20 गार्ड होंगे, इनको तो हम संभाल लेंगे। अपना काम शुरू करो जजीरा। ये इलेक्ट्रॉनिक डिसरप्टर इस बाड़े में दौड़ रही करंट को भी निष्क्रिय कर देगी। इसको काटने से बज उठने वाले किसी भी अलार्म को भी। मेरा काम हो गया है कश्मीरा, वेरी गुड। अब मैं इस बाड़े को ही गला देता हूँ एसिड गन से। तेज एसिड की फुहार ने बाड़े के स्टील तारों को मोम की तरह गला दिया। हमलावर गुस्से से चुपचाप थे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी जो उसी वक्त घूमती सर्चलाइट की रोशनी उन पर आ पड़ी। अरे, कौन हो तुम लोग? वहीं रुक जाओ। लेकिन आगे बढ़ते कदम नहीं रुके, और गार्ड की उंगलियां लाइट मशीन गन के ट्रिगर पर कस गईं। गोलियां चली, लेकिन हमलावरों को रोक नहीं पाई। उफ, इन लोगों ने बुलेट प्रूफ पोशाक पहन रखी है। इनके चेहरे ढके हुए नहीं हैं। उसी को निशाना बनाता हूँ। लेकिन गार्ड की निशानी बदल पाने से पहले ही वह खुद निशाना बन गया। उफ, गड़बड़ हो गई। गोलियों की आवाज पूरे पावर स्टेशन में फैल गई होगी। कश्मीरा का ख्याल सही था। पूरा सुरक्षा तंत्र सक्रिय उठा था। पावर स्टेशन पर अटैक किया जा रहा है। अंदर आने के सारे रास्तों को सील कर दो। पूरे पावर स्टेशन के स्टील स्टर गिराकर हर एंट्री पॉइंट को बंद करने लगे। उफ, पर हम स्थिति के लिए भी तैयार होकर आए हैं। दरवाजे के बंद होते होते भी चिपचिपे प्लास्टिक विस्फोटक का एक गोला दरवाजे के नीचे खिसक चुका था। पतीला सुलगा और अंदर जाने का रास्ता बन गया। चलो अंदर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बाहर से स्पेशल फोर्स अब किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। ओ माय गॉड, ये तो पूरी तैयारी करके आए हैं, लेकिन इनका इरादा क्या है? लुटेरों का इरादा जल्द ही पता चल जाने वाला था, क्योंकि सुरक्षा गार्ड हमलावरों को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तुम लोग इन गार्डों को संभालो, तब तक मैं वह काम करके आता हूँ जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। भयंकर लड़ाई छिड़ी थी दोनों तरफ से। कश्मीरा को जिसने भी आणविक संयंत्र के बारे में जानकारी दी थी, वह एकदम सटीक थी। कश्मीरा को सही जगह पर पहुंचने में समय नहीं लगा। ओह, यही है लेड के बक्से में बंद वे प्लूटेनियम छड़े जिनके पीछे खिंचता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ। आधा काम तो हो गया। अब इनको राजनगर ले जाकर इन्हें तकनीकी टीम के हाथों में सौंप देना है। उसके लिए तुमको राजनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी तकनीकी टीम को भी मैं उसी जेल में पहुंचा दूंगा जहां पर मैं तुमको बंद करूंगा। सामने वाला नागराज को देख हैरान। अभी अलार्म बजे तो 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ है, फिर तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गए? मेरे जासूस सर महानगर और इसके आसपास की हर चीज पर नजर रखते हैं। तुम्हारे अंदर घुसने से पहले ही मुझे ये मानसिक संकेत मिल चुके थे कि कुछ लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसने की तैयारी में हैं, और मैं तुम्हारे यहाँ घुसने से पहले ही यहाँ के लिए चल चुका था। उफ, मुझे तेरे आने का या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है नागराज, क्योंकि मैं एक पूरी मिलिट्री प्लाटून से लड़ने के लिए तैयारी करके आया हूँ। तू अकेला भला मुझे क्या रोकेगा? ओह, तो तू मुझ पर गोलियां चलाएगा? चला ले, ये इच्छा भी पूरी कर ले। नागराज को एक पल के लिए अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया।
और अभिमान करने का नतीजा तो हमेशा बुरा ही होता है। उफ! मेरा शरीर जल रहा है। इस बंदूक से गोली नहीं, एसिड निकलता है नागराज। मैं जानता हूँ तुझ पर गोलियाँ असर नहीं करती हैं। अब तू जब तक मुझे रोकने लायक हो पाएगा, तब तक मैं अपना पूरा काम करके यहाँ से निकल लूँगा। ओह! तेजाब से हमले की उम्मीद मैंने नहीं की थी। यह काफ़ी चालाक निकला। लेकिन मेरे सर्व शक्तियाँ घाव को तेजी से भर रही है। जल्द ही मैं इस लायक हो जाऊँगा, इसके पीछे जा सकूँ। बाहर गोलियां गार्डों के बदन को छेदने के लिए हथियारों की नाल से निकली। बाहर कॉरिडोर में गार्डों और हमलावरों के बीच में खूनी संघर्ष जारी था। बस काम हो गया। अब यहाँ से निकलने की कोशिश करो। एक मिनट कश्मीरा, इन गार्डों को खत्म कर लूं। वैसे भी गोलियां बचा कर ले जाने का क्या फायदा है। गोलियां गार्डों के बदन को छेदने के लिए हथियारों की नाल से निकली, लेकिन किसी और के बदन को छेद गई थी। एक ऐसे बदन को जिस पर गोलियों का असर नहीं होता, क्योंकि उसके शरीर के सूक्ष्म क्षण किसी भी घाव को तुरंत भर देते। नागराज, तू मेरी उम्मीद से जल्दी संभल गया। जजीरा, मामूल, अपने चेहरों पर मास्क पहन लो। मैं स्मोक बम पटकने जा रहा हूँ। कुछ ही पलों में पूरा गलियारा गाढ़े धुएं से भर गया। उफ! हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा है। ऐसे तो ये आतंकवादी भाग निकलेंगे। मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। एक मिनट, अगर दिख नहीं रहा है तो मुझे अपनी दूसरी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। संपदन यारी वाइब्रेशन महसूस कर सकने की शक्ति। इस रास्ते से आतंकवादी जरूर भाग कर जाएंगे और मैं अपने सीने के सफेद तलकों से उनके कदमों के भागने की आहट को भी महसूस कर सकता हूँ और उनके भागने की दिशा का अंदाजा लगा सकता हूँ। जमीन पर छाती के बल चिपका नागराज सांप की भांति एक तरफ बढ़ने लगा और पहले आतंकवादी को उसने धुएं से भरे कॉरिडोर में ही पकड़ लिया। और जब तक वह आतंकवादी कुछ समझ पाता, उसका सिर छत से जा टकराया। दूसरा आतंकवादी भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया, लेकिन बाकी बचे जजीरा और कश्मीरिया गोलियों की बरसात करते हुए बाहर तक आ चुके थे। ऑपरेशन प्लूटोनियम सफल रहा जजीरा। अब हमको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी एकदम सामने दिखने वाली मंजिल भी एक पल में काफी दूर नजर आने लगती है। अब मैं तुझे बताता हूँ कश्मीरा, कि जब जान निकलती है तो कैसा लगता है। नागराज की पुकार प्राणलेवा स्तर की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कश्मीरा को अपने सारे शरीर से ताकत गायब होती हुई महसूस हुई। ओह! मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा दम घुट रहा है। कमाल है, तू बेहोश नहीं हुआ। लगता है तू नशा बहुत ज्यादा करता है, इसलिए हल्की भी इस पुकार को पचा गया है। अब मैं तुझ पर इसे तेज फुकार छोड़ूंगा और जब तक छोड़ता रहूंगा तब तक तू बेहोश नहीं हो जाता है। लेकिन नागराज के विष पुकार छोड़ने से पहले ही कश्मीरा के हाथ बड़ी तेजी से हिले और सक्रिय प्लूटोनियम की छड़ नागराज के शरीर से आ सटी। ये एक्टिव प्लूटोनियम की छड़ी है नागराज। इनसे तीव्र रेडियो एक्टिविटी निकलती है। मैंने तो एंटी रेडिएशन सूट पहना हुआ है, इसलिए मुझ पर रेडिएशन का असर मामूली सा होगा, लेकिन तुझ पर इस रेडिएशन का घातक असर जरूर होगा। उफ! जैसे कैंसर के रोगियों में रेडिएशन का प्रयोग कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, वैसे ही यह रेडिएशन मेरे शरीर के सूक्ष्म स्वरूपों को तेजी से नष्ट कर रहा है और मुझ पर कमजोरी छा रही है। क्या असर होगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन असर होगा जरूर, क्योंकि मेरी नाग शक्ति का मुख्य स्रोत ये सूक्ष्म स्वरूप ही है। हा हा! जीत उसी की होती है जो आखिरी लड़ाई जीतता है, और वह विजेता कश्मीरा है। ये भाग रहा है। इस कमजोरी की हालत में मैं इसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। विषयक, तुम सूक्ष्म रूप में इस कश्मीरा के साथ जाओ और मुझे मानसिक संकेत भेजते रहना। महानगर में घटे इस घटनाक्रम का दूसरा हिस्सा राजनगर में खेला जाना था। इस उजाड़ चर्च को मैंने खरीद कर इसमें पूरे 1 साल तक इसी पल के लिए मेहनत की है। लेकिन फिलहाल राजनगर में कुछ और ही घटनाक्रम जन्म ले रहा था, क्योंकि आज से 15 साल पहले जब मेरे आध्यात्मिक गुरु और तुम्हारे पिता महान एक्जोरिस्ट यानी ओझा गियोटा जब अपना शरीर त्याग रहे थे, तब उन्होंने यह वादा किया था कि आज के दिन वे आत्मिक रूप में एक बार फिर पृथ्वी पर आएंगे और दुनिया को सत्य मार्ग दिखाएंगे। लेकिन उनकी शर्त यह थी कि वह हमारे बेटे के शरीर को ही पृथ्वी पर आने का माध्यम बनाएंगे। इसलिए मुझे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक हमारा बेटा पैदा होकर बड़ा नहीं हो गया। मरने के कुछ दिनों बाद मेरे स्वप्न में आकर उन्होंने इस चर्च का पता बताया था, जिससे उस दुनिया का द्वार खुलता है जिसे लोग आत्माओं और पराशक्तियों की दुनिया कहते हैं।
इसलिए मैंने इंग्लैंड में सिर्फ इसलिए दिन रात काम किया ताकि मैं पैसा जोड़कर इस चर्च को खरीद सकूं। ओह, मैं दिन रात तुमसे सवाल पूछा करती थी, पर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। कम से कम मुझे पहले ही बता दिया होता बेटो, तब शायद तुम मेरी पत्नी होकर भी मुझे पागल समझती। लेकिन आज मैं यह साबित कर दूंगा, मेरे गुरु का वादा झूठा नहीं था। लेकिन पिताजी की आत्मा क्या हवा से निकलकर हमारे बेटे जीवो के शरीर में घुस जाएगी? सच पूछो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। वैसे जीवो को तो कोई खतरा नहीं है ना? जीवो मेरा भी बेटा है मारिया, मैं उस पर कोई खतरा आने ही नहीं दूंगा। वैसे भी गुरु गियोटा की आत्मा जीवो को मुंह से अपनी बात करेगी, उसके शरीर पर कब्जा नहीं करेगी। आखिर जीवो उनका भी तो नाती है ना। और गियोटा की आत्मा हवा में से नहीं आएगी। उसके लिए मुझे एक खास यंत्र बनाना पड़ेगा। इस यंत्र के पुर्जे और उसके बनाने की विधि भी मुझे गुरु गियोटा ने कई सपनों में थोड़ा थोड़ा करके बताई थी। अब देखो, यह है वह यंत्र जिसको बनाने में मैं 1 साल से जुटा था, और जिसको बनाने के बाद मैंने तुमको और जीवो को इंग्लैंड से यहाँ बुलाया है। अब जीवो भी यहाँ पर है, और वह समय भी आ गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अब मैं गुरु गियोटा की आत्मा का आह्वान करना शुरू करता हूँ। ओहो! जल्दी शुरू करो ना पापा, मैं खुद भी नाना जी से मिलने को बेताब हो रहा हूँ। एक रोमांचक प्रयोग अपने पूरे उफान पर आ रहा था, और पास में ही तुमने माल छुपाने के लिए जगह तो बहुत अच्छी ढूंढी है। एरिया कमांडर बेहात, सिर्फ अच्छी ही नहीं सुरक्षित भी है यह जगह। एजेंट शमशीर, तुम ठीक मेरे पीछे आना। एक कदम भी उधर उधर रख दिया तो पूरा बदन चिंदियों में बिखर जाएगा, क्योंकि इस कब्रिस्तान में कुछ जगहों पर मैंने लैंड माइन यानी बारूदी सुरंग बिछा रखी है, ताकि अगर किसी को पता चल जाए तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई है, तो भी वह उस तक पहुंच ना सके। अच्छा है, अब तुम पुर्जों को निकालो। कश्मीरा के प्लूटोनियम रोडी लेकर यहाँ पहुंचते ही मैं पुर्जों को फिट करना शुरू कर दूंगा, और 1-2 घंटे में बन जाएगा। शीशी, कुछ मुर्दों की भी जुबान होती है। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो। मसूद, फावड़ा उठाओ और खोदना शुरू करो। किसी भी कब्र को खोदने से अंदर से सलागड़ा मांस निकलने की उम्मीद बंध जाती है। उन गिद्धों को जो अपने शिकार को पाने के लिए उसे मार भी सकते हैं और उसके लिए मर भी सकते हैं। ओह! गिद्धों ने उन पर हमला किया। दूर हटो। इन गुद्दों से व्यवधान डालने से कब्र खोदकर सामान निकलने में समय लगेगा, और मैं यहाँ पर ज्यादा देर रुक कर पकड़े जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता हूँ। अपने भोजन की तलाश में आए भूखे और बेजवान पक्षियों के शरीर में गोलियां धंसनी शुरू हो गई थी। कुछ गिद्ध तो वहीं धराशायी हो गए, लेकिन एक घायल गिद्ध अपनी जान बचाकर उड़ता हुआ मदद मांगने के लिए, क्योंकि वह समझ गया था ये लोग लाश दफनाने नहीं बल्कि जिंदा को लाशों में बदलने वाले हैं। और राजनगर में नहरने वाले हर पशु पक्षी की तरह वह गिद्ध भी जानता है उसे मदद कहाँ मिलेगी। तुम्हारे जैसे दृढ़ निश्चय इंसान मिलना मुश्किल है ध्रुव। तुमने बिना किसी सहारे के सिर्फ अपने पिता श्याम को ही बेगुनाह सिद्ध नहीं किया, बल्कि दुनिया को भी आणविक खतरों के हमले से बचाया है। मुझे यह बात सही सही बताना ध्रुव, अपने दादा और ताऊ से मिल जाने के बाद भी तुमने जो हमारे साथ ही रहने का फैसला किया है, उसके पीछे कोई मजबूरी तो नहीं है ना? एक मजबूरी तो है मम्मी। जब तक दादाजी और ताऊ जी मेरे बगैर ही रह रहे थे, और आगे भी रह लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के बगैर रह नहीं सकता हूँ। बस यही मजबूरी है। इसको प्यार की मजबूरी कहते हैं बेटा। तू क्या समझता है हम तेरे बगैर रह सकते हैं? क्या मम्मी, तुम भी इमोशनल हो जाती है, बिल्कुल फिल्मी माँ की तरह। इतना अच्छा मौका मिला है भैया को उठाने का और तुमने उसे गवा दिया। अच्छा, अब तू मुझे घर से भगाएगी? सुपर कमांडो ध्रुव के अतीत के बारे में पढ़ने के लिए जाने। खूनी खानदान, अतीत और जिज्ञासा। जरा ठहर तुझा, 4-5 साल फिर मैं तुझे घर से भगाऊंगा, तेरे दूल्हे के घर। अरे, भाग गए श्वेता को भगाने वाले। और ज्यादा चबर चबर की तो ऐसी भाभी डूंगी डूंगी कि बोलना भी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। तभी अरे, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। घंटी क्यों नहीं बजाई? जाओ जाओ जाओ, जाकर देखो कहीं तुम्हारे होने वाले रिश्तेदार तो मिलने नहीं आए हैं। लेकिन दरवाजा खुलते ही ध्रुव चकित रह गया। ओ माय गॉड, यह तो एक गिद्ध है और काफी घायल है। गोली का घाव लगता है। इसे अंदर ले चलो, मैं घाव साफ करके पट्टी बांध देती हूँ। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो भैया? शहर के बाहर बने पुराने। थोड़ी ही देर में गिद्ध की हालत काफी संभल गई थी। यह कुछ कहना चाह रहा है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। गोली गर्दन को छूती हुई निकली है। घाव गहरा नहीं था। इस पर गोली चलाई किसने और क्यों? मैं अभी वहां जाकर सारा मामला समझ कर आता हूँ। तब तक तुम आराम करो। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो भैया?
शहर के बाहर बने पुराने ईसाई कब्रिस्तान में। वहां कुछ लोग कब्रें खोद रहे हैं। उन्होंने इस गिद्ध पर गोलियां चलाई हैं। राजनगर का रखवाला फरिश्ता निकल पड़ा था अपराध की एक और जड़ उखाड़ने के लिए। लेकिन वह अच्छी तरह से समझ रहा था कि वह एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है। वे कब्र खोदने वाले मामूली अपराधी नहीं लगते हैं। कब्र खोदने तक के तो कई वाक्य होते हैं, लेकिन अब तक गिद्ध के परेशान करने पर गोली चलाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। जरूर उनके कब्र खोदने के पीछे कोई बड़ा कारण है। मुझे पहले मामला समझना होगा, फिर बीच में कूदना होगा। मामला सचमुच गंभीर था। हाँ, यही है वह पुर्जों वाला बॉक्स जो हमारे देश की गुप्तचर एजेंसी ने तुम अफगानिस्तानियों को दिया है, ताकि इसके जरिए तुम लोग जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का वह भीषण नाच कर सको, जैसा हिंदुस्तान वालों ने आज तक नहीं देखा है। एजेंट शमशीर के कुशल हाथों ने पुर्जों को तेजी से जोड़ना शुरू किया, और लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन पुर्जों ने एक भयानक यंत्र का रूप ले लिया। तुम्हारा आधा काम हो गया है बेहात। अब इसमें प्लूटोनियम रोड डालने के बाद कुछ पुर्जे और कसने होंगे, और फिर तैयार हो जाएगा तुम्हारा मिनी प्लूटोनियम बम, जो जब फटेगा तो 5 किलोमीटर दायरे का इलाका समतल हो जाएगा। चुप कर शमशीर, चुप कर। मैंने कहा था ना, मुर्दों की भी जबान होती है। सॉरी बेहात, मुझसे खुशी दबाई नहीं चली गई। चिल्लाने का मन कर रहा था, पर ये कश्मीरा अब तक क्यों नहीं आया? कहीं वह फंस तो नहीं गया है? पहली बात तो कश्मीरा कभी फंस नहीं सकता शमशीर, और दूसरी बात, अगर वह फंस भी गया तो उसको मिशन पूरा करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। वह मर भी गया तो भी उसका मुर्दा प्लूटोनियम रॉड लेकर यहाँ आएगा। अच्छा, तो ये कब्र तुमने उसके लिए खोदी है बेयात? कौन बोला? मैं, सुपर कमांडर ध्रुव, तुम जैसों की जात का कट्टर दुश्मन। तुम जैसे भाड़े के टट्टुओं की आंखों के निकालने के लिए जन्म हुआ है मेरा। तुम तो राजनगर के बाहर गया हुआ था। खैर, जिसकी मौत जहां लिखी हो वहां पर उसे आना ही पड़ता है। अब वहां से दूर क्यों खड़ा हुआ है? पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या? आकर हमें पकड़ ले। यह मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं क्रोध में आकर इसकी तरफ लगभग पड़ूं, पर क्यों? जरूर यह मेरा ध्यान बटाना चाहता है। उसकी तरफ दौड़ना खतरे का काम हो सकता है, इसलिए हवाई रास्ता पकड़ना ज्यादा सुरक्षित होगा। तीनों पल भर के लिए तो ध्रुव की इस हरकत पर ठगे से रह गए, लेकिन ये लोग मामूली गुंडे नहीं थे, बल्कि युद्ध की आग में तपे बिगड़े सैनिक और गहन ट्रेनिंग पाए हुए जासूसी एजेंट थे। सबसे पहले मसूद का हाथ हरकत में आया और तेजी से चक्कर की तरह घुमा। आरीदार चाकू नायलॉन स्टील की डोरी को रेत गया। शाबाश मसूद, अब यह डोरी इसका वजन संभाल नहीं पाएगी और यह सीधा लैंड माइन पर गिरेगा। दोनों में से सिर्फ एक बात सही थी, डोरी टूट गई। लैंडमाइन, यानी इन आतंकवादियों ने यहाँ लैंडमाइनें फिट कर रखी है। इसलिए यह मुझे अपनी तरफ लपकने के लिए उकसा रहा था, लेकिन ध्रुव का शरीर लैंडमाइन पर नहीं गिरा। हवा में ही ध्रुव ने अपने शरीर को संभाला और मसूद की छाती पर दर्जनों ड्रम एक साथ बज उठे। होश संभाले रखना तो का तो सवाल ही नहीं उठता था। मसूद हवा में उड़ता हुआ एक तरफ दूर जा गिरा, और साथ ही साथ ध्रुव के पैर भी जमीन से टकराए। लेकिन उससे पहले कि ध्रुव अपना संतुलन बना पाता, एक कराटे चाप उसकी गर्दन से टकराई और एक रिवॉल्वर की नाल उसके सिर पर तन गई। ये कब्र शायद तेरे लिए ही खोदी गई है लड़के। तू दुनिया का पहला ऐसा इंसान होगा जिसकी कब्र मरने से पहले ही खुद गई हो। अगर ऐसा है तो मैं अपने आप इस कब्र में घुस जाता हूँ। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी ध्रुव, अपनी जिंदगी की आखिरी गलती। अब तू चूहे की तरह इस गड्ढे में फंस जाएगा। अब तू मरने से पहले है ये क्या? यह फावड़ा बचा सकता है। मैं इसे देखने के बाद इस कब्र में घुसा था शमशीर, और यह फावड़ा सिर्फ मुझे बचाएगा ही नहीं, बल्कि तुमको पिटवाएगा भी। अब बोलो एरिया कमांडर बेहात, तुमको बेहात से बेहाल कर दूं, या फिर तुम चुपचाप चलते हो मेरे साथ? शमशीर और मसूद जैसे चूहों को पीट कर तू शेर बन रहा है ध्रुव। जानता है मुझको बेहात क्यों कहते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों से लड़ते वक्त मेरे दोनों हाथ टैंक के नीचे आ गए थे। मेरे हाथ तो काट देने पड़े मेरे उन हाथों, लेकिन मेरे पाकिस्तानी आकाओं को अभी भी मेरे युद्ध कौशल की जरूरत थी, क्योंकि वे सिर्फ मैं ही था जो रूसी सैनिकों को अफगानिस्तान से भगाकर वहां पर पाकिस्तान की कठपुतली सरकार बनाने का दम रखता था। पाकिस्तानी सरकार ने अपने खर्चे पर अमेरिका भेजकर मेरे ये हाथ लगवा दिए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन हाथों से मैं ना तो कुछ खा पी सकता हूँ और ना ही कुछ उठा सकता हूँ, पर दुश्मन के चिथड़े जरूर उड़ा सकता हूँ। मेरे इन हाथों में
इतना बारूद भरा गया है जो अफगानिस्तान में बैठे हर रूसी सैनिक के चिथड़े उड़ा देने के लिए काफी था। मेरी इन्हीं भुजाओं की वजह से रूसी वापस रूस भाग खड़े हुए। अफगानिस्तान में मेरा काम खत्म हो गया तो मेरे आकाओं ने मुझे कश्मीर में भेज दिया, हिंदुस्तानी फौज को कश्मीर की धरती से बाहर खदेड़ने के लिए। लेकिन वह इतना आसान साबित नहीं हुआ, इसलिए हमने लोहार वाला एक बार फिर करने की सोची, और इसी सोच का नतीजा है यह आधा बना प्लूटोनियम बम, जो जब फटेगा तो पूरा हिंदुस्तान बहरा हो जाएगा। हिंदुस्तान का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल मैं बहरा जरूर होने वाला हूँ, क्योंकि तुम इतना हल्ला कर रहे हो कि मेरे कान तो फट ही जाएंगे। साथ ही साथ शायद कब्र में सो रहे मुर्दे भी जागकर खड़े हो जाएंगे। मुर्दों की बड़ी फिक्र है तुझे, होनी भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर में तू भी इनकी ही जमात में शामिल होने वाला है। तू लाख बचने की कोशिश कर ले, लेकिन बेअत के हाथों से ऐसे ऐसे हथियार भरे हैं जो पहाड़ों का सीना चीर कर सुराग बना देते हैं। कबर के पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ध्रुव अगर ऐन वक्त पर हट नहीं जाता तो उसके शरीर का भी यही हाल होता। ऐसे बचते रहने से कोई फायदा नहीं। देर सवेर कोई ना कोई गोली या गोला मेरे शरीर को ढूंढ ही लेगा। इसकी बंदूक का मुख खामोश करना ही पड़ेगा, पर कैसे? ओह, यह कबर पर लगा क्रॉस। गोले के धमाके से इसका ऊपरी हिस्सा टूटकर नोकीला हो गया है। शायद भगवान अपने इसी चिन्ह के जरिए मेरी मदद करने वो चाहता है। इस बेअत की गन से निकले गोले जहां टकराते हैं वह चीज टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अगर यह गोला चलने से पहले ही इसकी गन में फंस जाए तो इसकी बाजू रूपी गन का भी यही हाल होगा। ध्रुव ने पूरी ताकत से अपना हाथ घुमाया। निशाना मुश्किल था और मौका सिर्फ एक, लेकिन ध्रुव ने ना तो मौका चुकाना सीखा था और ना ही निशाना चुकना। क्रॉस का नुकीला हिस्सा बेअत की गन के मुहाने में दस्ता चला गया। बेअत अभी भी ध्रुव के चिथड़े उड़ा देने के लिए गोले दागने की प्रक्रिया को बंद नहीं कर पाया था। गोला दागा, लेकिन नाल से बाहर निकलने की कोशिश में क्रॉस के नुकीले हिस्से से जा टकराया। एक धमाके के साथ क्रॉस के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और बेअत की गन के भी। इस धमाके ने बेअत के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हिला रख दिया था, और जब तक बेअत अपने घूमते सिर और झनझनाते बदन को काबू में रख पाता, ध्रुव ने एक झंझनाट को और भी बढ़ा दिया। तेरी एक गन तो बेकार हो चुकी है बेअत, और तेरी दूसरी गन के कंट्रोल्स को मैं निकाल देता हूँ। अब तेरे दोनों गनें बेकार हो गई है। ओह, कमाल है तू! जो काम रूसी सेना नहीं कर पाई वह तूने कर दिया। लेकिन मामला अभी निपटा नहीं था। असावधान ध्रुव के पीछे मौत खामोशी से बढ़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ध्रुव के मित्र असावधान नहीं थे। इन धमाकों से पेड़ की सूखी डालों पर सो रहे इक्का दुक्का पक्षी जागकर यह तमाशा देख रहे थे, और उनका अपने दोस्त को मरवाने का कोई इरादा नहीं था। मसूद इस अचानक हुए हमले से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हटा, और उसका पैर वहां पड़ा जहां पर नहीं पड़ना चाहिए था। लैंडमाइन पर ट्रिगर दब गया, और मसूद के पैर पड़ते ही वह इस दुनिया से उठ गया। इस अचानक हुए घटनाक्रम से ध्रुव का ध्यान कुछ देर के लिए बेअत पर से हटा, और यह असावधानी उसको काफी महंगी पड़ी। बेअत की सलामत गन से गोलियां तो ध्रुव से निकाल दी थी, लेकिन फिर भी वह इसका इस्तेमाल किए जा रहा था। लड़खड़ाता हुआ ध्रुव अपना संतुलन बनाने की कोशिश में कई कदम पीछे चला गया, और इस बार लैंडमाइन के ट्रिगर पर पैर रखने की बारी उसकी थी। अरे वाह! यह तो अपने आप ही फंस गया है। अब यह अपना पैर नहीं हटा सकता, यानी यह हिल भी नहीं सकता है। ओह, तुझे भी होश आ गया शमशीर। अब हम पत्थर मार मार कर इसकी जान लेंगे। यह छुपने के लिए भाग भी नहीं पाएगा। इधर ध्रुव एक अजीबोगरीब मुसीबत में फंसा हुआ था, और एकदम बगल में चर्च के अंदर ग्योटा की आत्मा के को जीवों के शरीर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया जोर पकड़ चुकी थी। यह धमाका कैसा था बेटो? कहीं हमारे प्रयोग के कारण कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? नहीं मारिया, अभी यह प्रक्रिया उस स्तर पर नहीं पहुंची है। यह धमाका किसी और कारण से हुआ है। बाहर किसी किस्म का युद्ध हो रहा मारिया। उस युद्ध का असर यहाँ तक भी आ सकता है। मुझे प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा, वरना अगर प्रयोग पूरा होने से पहले कोई व्यवधान आ गया तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। बीटो के हाथ तेजी से मशीन के ऊपर घूमने लगे, लेकिन फिलहाल इस युद्ध में गोलाबारी होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी पत्थरों से वार होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि ये पत्थर ध्रुव का सिर फोड़ने के लिए हवा में तैरते, बेहात, कमांडर बेहात, ये तो शमशीरा की आवाज है। यानी मेरा शहर अपना काम पूरा करके आ ही गया है। कमांडर, ये रही प्लूटोनियम की रोड्स। इनको पाने के लिए मुझे नागरा से टकराना पड़ा, लेकिन वह भी मुझे रोक नहीं पाया। तुझे भी मौत नहीं रोक सकती है शमशीरे। कश्मीरे ला, जल्दी से चढ़ ला, ताकि शमशीरा को इसको फिट करके
प्लूटोनियम बम पूरा बना सके। शमशेरा के अनुभवी हाथ बम को तेजी से पूरा करने लगे। हा हा, देख ले भारत के रखवाले, तेरी आंखों के सामने भारत के चिथड़े उड़ाने वाला बम तैयार हो रहा है और तू कुछ नहीं कर सकता है। ध्रुव सचमुच कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने बम तैयार हो चुका था। ये तेरी आंखों के सामने तेरी जिंदगी का आखिरी सीन चल रहा है। अब तू द एंड भी देख ले। दोनों तरफ मौत थी। हिलो तो भी और हिलो ना हिलो तो भी। लेकिन तभी सांप, ये सांप कहां से आ गए हैं? आ गए हैं सांप तो। इनको साथ भी आया होगा तुम्हारा बाप नागराज। तुम यहां तक कैसे आ गए? इस कसिमेरा के भागते वक्त मैंने इसके साथ एक सूक्ष्म शब्द को भेज दिया था। उसी के मानसिक संकेत का पीछा करते करते मैं यहाँ आया हूँ। इससे पहले कश्मीरा ने मुझ पर प्लूटोनियम छड़ का रेडियोधर्मिता का प्रयोग करके मुझे बेबस कर दिया था। इसलिए मैं प्लूटोनियम छड़ों को फिट करके बंद होने का इंतजाम कर रहा था। मैं अभी समझ चुका हूँ कि तुम लैंड माइन पर पैर रखा होने के कारण हिल नहीं सकते, पर इन कीड़ों को मसलने के लिए मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चर्च के अंदर आत्माओं को आह्वान करने की प्रक्रिया अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। आओ गुरु, ग्योटा की आत्माओं, मेरी पुकार सुनो। मैं तुम्हारे लोक से इस लोक में आने का रास्ता खोल रहा हूँ। आओ, आओ, अपने नाती जीवों के शरीर में प्रवेश करो। वीटो की पुकार के जवाब में आत्मिक ऊर्जा की किरण वातावरण में फैलने लगी। आसमान में काले बादल घिरने लगे, बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा बहने लगी और वातावरण में एक कोलाहल सा गूंजने लगा। अरे, एकाएक मौसम कैसे बदल गया? इससे पहले कि नागराज कुछ समझ पाता, बिजली की एक तेज लहर कौंधी और नागराज के ठीक बगल में खड़े सूखे पेड़ पर आ गिरी। पेड़ नागराज के शरीर से जा टकरा। नागराज पेड़ के नीचे दबकर जमीन पर आ गिरा। इस अचानक हुए हमले ने तीनों आतंकवादियों को भागने का मौका दिया। भागो, हम इस चर्च में छिप सकते हैं। वहां पर यह नागराज हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। नागराज, उनका पीछा करो। अगर वे बच निकल गए तो ना जाने प्लूटोनियम बम से क्या तबाही मचा डालेंगे। ओह, पर मैं तुमको छोड़कर कैसे जाऊं ध्रुव? बिजली तुम पर भी गिर सकती है। मैं अपने बचाव का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा नागराज। तुम फिलहाल उनके पीछे जाओ। ठीक है ध्रुव, मैं उनसे निपट कर अभी वापस आता हूँ। लेकिन नागराज यह नहीं जानता था कि वह एक ऐसे घटनाक्रम में फंसने जा रहा है जो उसको वापस आने नहीं देगा। प्रक्रिया पूरी हो रही है मारिया। दूसरी दुनिया का द्वार खुल रहा है। अब किसी भी क्षण गुरु की आत्मा का संपर्क जीवों के शरीर से हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत बुलाओ, मत बुलाओ मुझे। यह तो गुरु ग्योटा की आवाज है। वे आना नहीं चाहते हैं, पर क्यों? अभी मुझे मत बुलाओ। सिर्फ मैं ही हूं जो उन दुष्ट आत्माओं को रोके हुए है। ये मुझे पीछे धकेल कर खुद आगे आना चाहते हैं। रोक दो यह प्रक्रिया, रोक दो यह प्रक्रिया। कुछ तो गड़बड़ है मारिया। यह प्रयोग रोकना पड़ेगा। मैं यह प्रक्रिया रोक देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि बिटो प्रक्रिया को रोक पाता, उसे खुद रुक जाना पड़ा। रुक जाओ, कुछ मत कहना, हिलना भी मत। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? कुछ भी हो रहा हो, हमारा काम तो बन गया। हमको बंधक मिल गए हैं। अब नागराज अगर यहाँ पर भी आ गया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे रोको मत। मुझे यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना तो दुनिया तबाह हो जाएगी। होती है तो हो जाने दो, पर तुम मत हिलना, वरना दोबारा कभी हिल नहीं पाएगा। कंट्रोल पैनल से दूर हट वहां से। वीटो के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। इधर कुआं तो उधर खाई, और वीटो ने कुआं चुना। रोको, इस प्रक्रिया को जल्दी रोको। अब मैं ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक सकता हूँ। तुम लोगों को जो करना कर लो। मैं इस प्रक्रिया को रोक कर रहूंगा। वीटो के हाथ कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़े और कश्मीरा के हाथों में थमी पिस्तौल गरज उठी। कंट्रोल पैनल के पुर्जे हवा में उड़ने लगे और प्रक्रिया अनियंत्रित हुई। चारों तरफ अजीबोगरीब से साए उड़ते नजर आने लगे और जीवों के चेहरे के भाव पल प्रतिपल बदलने लगे। कभी वह हंसता तो कभी वह चीखता, और फिर एक कर्णभेदी आवाज के साथ यंत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जीवो, तुमको क्या हो गया? जीवो, आंखें खोलो। इतनी आवाजों ने नागराज को सही स्थान तक पहुंचा दिया था। ओह, तुम लोगों ने एक बच्चे पर हाथ उठाया। नागराज बहुत सारे छोटे छोटे अपराध माफ कर सकता है, लेकिन निर्दोष बच्चों पर हाथ उठाने वालों से मुझे बहुत नफरत है। आतंकवादियों के संभल पाने से पहले ही नागराज का हमला शुरू हुआ था। और इस बार ना तो नागराज भागने के लिए रास्ता छोड़ने वाला था और ना ही भाग सकने का मौका देने वाला था। लड़ाई कुछ ही सेकंडों में खत्म हो जानी थी अगर नागराज का एक दुश्मन ना बढ़ जाता। दूर हटो मुझसे। जीवो, यह क्या हो गया है? जीवो नहीं, मैं हिटलर हूं। हिटलर की वह अतृप्त आत्मा जिसे दुनिया पर
राज कर पाने से पहले ही नरक के लिए रवाना रवाना होना पड़ा। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और इस बार मैं ऐसे वापस नहीं जाऊंगा। और अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे ऐसे ही दुष्टों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं तुझे इनको मारने नहीं दूंगा। और बाहर चर्च से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और नागराज अभी तक बाहर नहीं आया। कहीं मैं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। मुझे इस लैंड माइन से पैर हटाना ही होगा, पर कैसे? ओह! कबर पर वह गिरा चाकू जिसे मसूद ने मुझ पर हमला किया। यह मेरी मदद कर सकता है। मेरे बूट का अगला हिस्सा लैंड माइन के बटन पर है। मैं इस चाकू से अपने जूते के अगले हिस्से को काट इस चाकू को बदन तक पहुंचा सकता हूँ। फिर इस चाकू से बटन को दबाए रखकर मैं इस कवर के इस हेड स्टोन को खींचकर इस चाकू को ऐसे टिका दूंगा यह बटन दबी ही रहे। अब यह लैंड माइन नहीं फटेगी और मैं नागराज की मदद के लिए अंदर जा सकता हूँ। नागराज को सचमुच मदद की जरूरत थी। हाँ हाँ, अब मैं सिर्फ वह मानव हिटलर नहीं रहा। अब मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास वह शक्ति है जो एक आत्मा के पास हो सकती है। तेरे सांप तो खुद मुझे छूते ही तड़पने लगेंगे। यह लड़का मुझसे पहली बार मिला और अगर इसके ऊपर कोई आत्मा सवार है तो वह भी पहले मुझसे नहीं टकराई है। लेकिन फिर भी यह मेरे बारे में जैसे सब कुछ जानता है। जरूर यह मेरे दिमाग को पढ़ रहा है। हाँ, मैं तेरे दिमाग को पढ़ सकता हूँ और इसलिए मैं जानता हूँ तो मुझ पर विष पुकार का प्रयोग करेगा और वह भी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। अब मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तेरे शरीर से तेरी आत्मा को निकालकर उसे हमेशा के लिए अनंत में भटकने के लिए छोड़ दूंगा। नागराज तड़प उठा। उसका शरीर सारा शरीर जैसे जड़ हो गया। वह इस अनोखे दुश्मन का प्रतिरोध नहीं कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि उसकी आत्मा सचमुच शरीर से बाहर खिंच जाती, मदद वहां पर पहुंची। ओह, यहाँ पर क्या हो रहा है यह तो समझ पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल नागराज को बचाने के लिए मुझे छिपने की जगह ढूंढनी होगी और इससे बढ़िया छिपने की जगह फिलहाल सामने नजर नहीं आ रही है। ओह, यह लड़का नागराज को लेकर ठीक उसी स्थान पर कूद गया है जहां से दूसरी दुनिया का द्वार खुल रहा है। अगर मैंने वहां पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की तो हो सकता है मैं वापस अपनी दुनिया में खिंच जाऊं जहां मैं 53 सालों के बाद बाहर निकल पाया हूं। मुझे इनको बाहर निकालने का इंतजार करना होगा। अरे अरे अरे, ये आवाजें! ये तो पुलिस सायरन की आवाज है। पुलिस यहाँ आ गई है। मैं हालांकि पूरी पुलिस फोर्स से निपट सकता हूँ, लेकिन इस वक्त उनसे टकराव नहीं चाहता हूँ। फिलहाल मुझे यहाँ से जाना है और वह भी तुम लोगों को साथ लेकर, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे कमीनों की ही जरूरत है। भाई, इस कब्रिस्तान में आने की बात कर रहा था। यह क्या था? चर्च की मीनार को तोड़कर निकलता बाउंडर। चर्च में कुछ गड़बड़ है पापा। वही चलकर देखते हैं। चर्च के अंदर जो भी गड़बड़ थी वह शांत हो चुकी थी। नागराज ने जो भी देखा था वह ध्रुव को बता चुका था और ध्रुव और नागराज भी यहाँ पर हैं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? यहाँ पर हुआ क्या था? क्या हुआ था कमिश्नर साहब? यह तो मैं भी ठीक से नहीं बता सकता। अगर बता सकते तो ये दोनों बता सकते हैं, लेकिन ये तो बेहोश है इंस्पेक्टर। इन दोनों के लिए एम्बुलेंस मंगवाओ। पर ये लोग हैं कौन और इस चर्च में क्या कर रहे थे? ये तो इनको होश में आने पर ही पता चलेगा। वैसे मैंने जो कुछ यहाँ देखा उस पर खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा है। खैर, मुझे ये तो बताओ, तुम महानगर से राजनगर कैसे आ गए? ओह, हमारे पास प्लूटियम रोड्स की चोरी की खबर अभी तक नहीं पहुंची है। यह तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हाँ पापा, हमको तुरंत छानबीन शुरू कर देनी चाहिए। नागराज, तुम महानगर से अपनी छानबीन शुरू करो और मैं राजनगर में जांच पड़ताल करता हूँ। और चंडिका, तुम दोनों की जांच पड़ताल की जांच करेगी। सविता दूर खड़ी सोच रही थी। वीटो और मारिया को एक पुलिस वाले की निगरानी में छोड़ सभी वहां से रवाना हुए। लेकिन घटनाक्रम अभी तक पूरा नहीं घूमा था। एक घटना बची थी। एक कड़कती बिजली चर्च की बची हुई मीनार पर गिरी और टूट चुके यंत्र में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। इतनी ऊर्जा काफी थी उस सांस साय के यंत्रण से बाहर निकलकर मारिया के शरीर में प्रवेश करने के लिए। वीटो और मारिया की देखरेख के लिए तैनात सिपाही को इसकी खबर तक नहीं थी। इस नई घटना से जीवो के शरीर पर कब्जा जमाए हिटलर की आत्मा भी अनजान थी। उस चर्च से बहुत दूर एक दुर्दांत स्थान पर तीनों जा पहुंचे। अरे अरे, मार डाला रे! वाह, कौन है तू भाई? शक्तियां तो बहुत है तुम में। नागराज को भी पीट दिया तूने। पर तू है कौन और हमसे क्या चाहता है? मैं हिटलर हूं नादानो। एडोल्फ हिटलर, जिसने पूरी दुनिया से अकेला लोहा लिया था
लेकिन मेरे कई प्रोजेक्टों के पूरा हो जाने से पहले ही मेरे दुश्मनों ने मुझे मिलकर घेर लिया और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। दुनिया को अपने जूतों के नीचे दबाकर रखने की तमन्ना अधूरी रह गई, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली। लेकिन अब इस रूप में आकर दुनिया को तबाह करूंगा और इस काम में तुम लोग मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुम लोगों का भी वही मकसद है जो मेरा है। हम किसी के गुलाम नहीं है लड़के। तुझ में अजीब शक्तियां जरूर है, लेकिन आत्मा और रिटर्न का नाम लेकर तू मैं मूर्ख नहीं बना सकता है। अगर साथ काम करना है तो बोलो, हम तेरे अंडर में काम नहीं करेंगे। मूर्ख, मैं चाहूं तो तेरे दिमाग को कब्जे में ले सकता हूँ, तेरे शरीर को तरबूजे की तरह फाड़ सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा क्या? मुझे मरे लोग या बिना दिमाग वाले जोम्बी नहीं चाहिए। बस, बस करो। दिमाग की सारी नसें तड़प रही है, मेरा सिर फट जाएगा। हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग हम पर मत करो। अब बताओ, तुम हमसे चाहते क्या हो? पहले मुझे बताओ, तुम लोगों के पास यह क्या है? इसका तुम लोग करना क्या चाहते हो? यह मिनी प्लूटोनियम बम है। हम कश्मीर के आतंकवादी हैं और इसका प्रयोग हम 2 दिनों बाद श्रीनगर के वेस्ट चौक में करने वाले थे, क्योंकि 2 दिनों बाद कश्मीर के स्थापना दिवस समारोह पर भारत के कई बड़े नेता श्रीनगर आ रहे हैं। और जब यह बम फटेगा तो कई किलोमीटर का इलाका समतल हो जाएगा। वह बड़े नेता वहीं पहुंच जाएंगे जहां से तुम आए हो। प्लान तो काफी दुस्साहसी बनाया है तुम लोगों ने, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं दूसरी दुनिया में भी रहकर इस दुनिया पर नजर रखे हुए था। मुझे इस दुनिया में हुए एक एक वाक्य की खबर है। कश्मीर के बारे में भी जानता हूँ। तुम्हारे धमाके से 4 नेता मरेंगे तो 4 और आ जाएंगे और भारतीय सेना तुम लोगों के पीछे पड़ जाएगी। इस बम का किसी और तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि ज्यादा आतंक फैल सके। मैं तुम लोगों के साथ कश्मीर चलकर पहले वहां की स्थिति देखूंगा, फिर रास्ता बताऊंगा। फिलहाल चलकर उस बंकर का दरवाजा तोड़ना है। क्या उस बंकर में? जर्मनी सेना की इमरजेंसी सप्लाई का डिपो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमने ऐसे बंकर पूरी दुनिया में बनाए थे और तुम लोगों को यहाँ लेकर आया ही इस बंकर के कारण था। मैं बंकर के अंदर ये है हमारे गोला बारूद के सील्ड कार्टन, लेकिन मैं यहाँ इनके लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ इस पोशाक के लिए, जर्मन सैन्य अधिकारी की पोशाक। इसके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस कर रहा था, लेकिन इसको पहनने से पहले अपने साइज का बनाना है। जियो के हाथ ने पोशाक को छुआ और पोशाक सिकुड़ने लगी। अब ये मेरे शरीर की नाप की बन जाएगी और फिर आह, अब मैं बन गया हूं वही जर्मनी का तानाशाह, हिटलर तानाशाह। अब चलो, तुम लोगों को अपनी शक्ति से कश्मीर ले चलता हूँ। प्लूटोनियम बम अपने आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहा था और उसे खोजने की जी तोड़ कोशिश की जा रही थी। महानगर के एक पुलिस लॉकअप में ये रहे वे 3 आतंकवादी जिनको तुमने पावर स्टेशन में पकड़ा था नागराज। इन पर हमने सभी तरीके आजमा कर देख लिए, 3rd डिग्री भी, लेकिन इनकी जुबानी नहीं खुली है। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है इंस्पेक्टर। हमको जल्द से जल्द पता लगाना होगा उस बम का प्रयोग कहाँ किया और कैसे होगा। मैं इनकी जुबानी खुलवाता हूँ। अब बताओ, वह बम कहाँ पर है? कहाँ पर ले गया कश्मीरा उसे बताओ, वरना मेरे सरब तुम लोगों को ना जिंदा छोड़ेंगे और ना मुर्दा। हम नहीं बता सकते, हमारे संगठन के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर हमने जुबान खोली तो वे हमको यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। उनके हाथों दर्दनाक मौत मरने से अच्छा है कि तुम ही हमको मार डालो। इनसे सर फोड़ना बेकार है नागराज। हमने राजधानी से स्पेशल इंटरोगेटर बुलाए हैं, वे इनकी जुबान खुलवाएंगे, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी होगी इंस्पेक्टर। कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इधर नागराज रास्ता ही ढूंढ रहा था और उधर बेहात, कश्मीरा और शमशीर मंजिल पर भी पहुंच चुके थे। अच्छा, तो यह है तुम्हारा कश्मीरी अड्डा। अच्छा है और काफी सुरक्षित है। और ये है तुम्हारे साथी। यह लड़की कौन है? देखने में बाघ जैसी है या काम भी वैसा ही करती है? बाघ भी शर्मा जाए ऐसे काम करती है हिटलर। प्यूमा कहते हैं हम इसे। 2 साल पहले ना जाने कहां से अपने आप ही हमारे पास आ गई थी। इसको हमने एक बूढ़े पहाड़ी के पास देखा था। वह मेले में इसका बाघ सा मेकअप करके इसके करतब दिखाता था। कमाल की कलाबाज थी ये। हमको लगा ये हमारे काफी काम आ सकती है। हमने इसको उस बूढ़े से खरीद लिया और तब से ये हमारे साथ ही है। ये कौन है, कहाँ से आई, यह इसको खुद याद नहीं है, लेकिन है बड़ी वफादार और गजब की लड़ाकू। तुम काफी इम्प्रेस्ड हो इससे। चलो इसके भी करतब देखे। आह, मिल गई मिल गई। बम लगाने की जगह यहाँ पर बम लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और तबाही भी भरपूर होगी।
कौन सी है वह जगह? वो बर्फीली पहाड़ियाँ। तुम प्लूटोनियम बम वहाँ पर फोड़ो। उससे जो भीषण गर्मी पैदा होगी, वह एक नदी जितना पानी पिघला देगी। और जब वह पानी इधर की तरफ बढ़ेगा तो पूरा का पूरा शहर पानी की कबर से ढक जाएगा। वाह हिटलर वाह! गजब की शैतानी बुद्धि पाई है आपने। सचमुच आप हम लोगों पर राज करने लायक हैं। तबाही का इतना सीधा और भीषण रास्ता तो मेरी खोपड़ी में आया ही नहीं। अब कल यह बम वहीं पर फटेगा। लेकिन कल तक मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है आपको हिटलर? अफगानिस्तान के दक्षिणी शहर गुनेवाल। वहां पर वह चीज है जिसकी मुझे इस वक्त तक जरूरत है। लेकिन वह चीज जहां पर दबी है, उसके ठीक ऊपर सैनिक मुख्यालय बना दिया गया है। उसको तोड़ना होगा। उसके लिए मुझे सरकार के खिलाफ लड़ने वाले गोरिल्ला सैनिकों की मदद की जरूरत पड़ सकती है। अफगानिस्तान में इस वक्त तो मेरे दोस्तों की सरकार है, लेकिन फिर भी सैनिक मुख्यालय तोड़ने की बात वे कभी नहीं मानेंगे। इसके लिए तो सचमुच गोरिल्ला सैनिकों की मदद लेनी होगी। उनसे मैं आपको मिलवा तो सकता हूँ, पर कोई फायदा नहीं होगा। उनके पास सरकारी सैनिकों से लोहा लेने के पर्याप्त हथियार नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो। वहाँ एक अत्यंत गुप्त स्थान पर जर्मनी टैंकों और विमानों का गोदाम है। वे अभी भी काम करने की हालत में होंगे। वह मैं गोरिल्ला सैनिकों को दे दूंगा। फिर तो काम बन जाएगा। आप वहां पहुंचिए। मैं गोरिल्ला सैनिकों से मिलने के लिए खुद आपके साथ चलता हूँ। परिस्थितियां और जटिल होती जा रही थी और अभी तक पहली समस्या भी नहीं सुलझी थी। महानगर लॉकअप में बंद आतंकवादियों ने जुबानें नहीं खोली थी। तुमने सुना? कल खास पूछताछ वाले आ रहे हैं। अगर उन्होंने हमारी जुबान खुलवा ली तो फिर मौत निश्चित है। पर घबराओ मत। कश्मीरा हमको यहाँ से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। उस आतंकवादी की जुबान पर शायद सरस्वती विराज थी। कहते ही उसकी बात सच हुई। ए, कौन है तू? पुलिस स्टेशन में किस लिए गुस्सा चला रहा है? तुझको मौत देने के लिए इंस्पेक्टर। क्योंकि तूने कश्मीरा और बेयात के साथियों को लॉकअप में बंद करने की जरूरत की है। अरे, गोलियों का कोई असर नहीं इस पर कैसे? इसलिए कंचा खान को इतने सालों बाद फिर से हिंदुस्तानी पुलिस से टकराने के लिए अपनी मात से बाहर निकलना पड़ा है। कंजा खान ने एक ही झटके से लॉकअप की सलाखें तोड़कर आजाद किया। चलो ये चूहो, निकलो बाहर। कौन हो तुम? हमने पहले तुमको कभी नहीं देखा। पहले किधर से देखा? कंजा खान दहशतगर्दी की दुनिया से तभी रिटायर हो गया था जब तुम पाजामे का नाड़ा बांधना सीखता था। वो तो हमको बेयात भाई बोला तो हम तुमको छुड़ाने वास्ते इधर आ गया। अब निकलो बाहर। कुछ ही पलों बाद तीनों आतंकवादी कंजा खान के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर खड़े थे। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। कोई पुलिस वाला आ गया तो चक्कर हो जाएगा। पर जाना कहाँ है खान? ओए कश्मीरा, तुमको नहीं बताया कि वो किधर मिलेगा? खान के सामने ड्रामा करेगा तो काट कर फेंक देगा। मालूम है खान भाई, गुस्सा मत करो। पहले ही पुलिस वालों ने इतनी पिटाई कर रखी है। तुम तो गर्दन दबाओ मत। तो चलो गाड़ी में बैठकर चलो। जल्दी गाड़ी कश्मीर की तरफ जाने वाले रास्ते पर दौड़ रही थी। महानगर वाला सूत्र हाथ से निकल चुका था और राजनगर में भी कोई प्रगति नहीं थी। ये दोनों अब तक बेहोशी हैं ध्रुव। क्यों? यह पता नहीं चल रहा है। इस औरत की हालत तो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। इसकी नब्ज और रक्तचाप बहुत ज्यादा हाई है। इतने तेज रक्तचाप के बावजूद यह जिंदा कैसे है? मुझे तो इसी बात का आश्चर्य है। इनका जल्दी होश में आना बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। इनके अलावा और कोई नहीं बता सकता उस चर्च में हुआ क्या था। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ध्रुव। कोई भी डेवलपमेंट होते ही हम तुमको खबर देंगे। ओह! हिटलर ने अपनी शैतानी योजना पर काम शुरू कर दिया है। उस औरत के शरीर से निकलते एक साय ने बुदबुदाया। अब मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि उसको इस दुनिया में सिर्फ ग्योटा ही रोक सकता है और इसके लिए मुझे अपनी बेटी मारिया के शरीर का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हिटलर ने अपने मकसद के लिए इस लोक की कुछ दुष्ट आत्माओं का सहारा लिया है। हिटलर की आत्मा से तो मैं निपट सकता हूँ, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं से निपटने के लिए मुझे सद आत्माओं की मदद की जरूरत पड़ेगी। और इस लड़के ध्रुव के अंदर एक शक्तिशाली सदात्मा मौजूद है। मैं इसी की मदद लूंगा। स्ट्रीट लाइटों के ऊपर उड़ते मारिया के शरीर को कोई देख नहीं पा रहा था और मारिया के शरीर के अंदर मौजूद गुरु गोयोटा की आत्मा ध्रुव के अकेले मिलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन रास्ते पर भीड़ भाड़ बनी रही और ध्रुव अकेला तभी हुआ जब वह अपने कमरे में पहुंचा। क्या हुआ भैया? कुछ पता चला उन बम चोरों के बारे में? कुछ नहीं सविता। लेकिन तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रही है? तेरा इन सब से क्या मतलब? तू चुपचाप अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी में जुट जा। और सुन, मैं रात की गश्त पर जाने से कुछ देर पहले सोना चाहता हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके भैया।
श्वेता की टेस्ट की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वैसे भी इन सब भगोड़ों से श्वेता नहीं, चंडिका को मतलब है। ओह! पीछा छूटा, वरना अगर श्वेता कमरे में रहती तो मेरी तैयारियां देख समझ जाती मैं शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं होगा। इतना तो स्पष्ट है वे कश्मीरी आतंकवादी थे। इसलिए बम को प्रयोग भी कश्मीर में ही किया जाएगा। मुझे कश्मीर जाकर उन आतंकवादियों की तलाश करनी होगी। मैं श्वेता या मम्मी-पापा को यह बताकर परेशान नहीं करना चाहता। प्लूटोनियम बम के कारण वे खामखा चिंतित हो जाएंगे। ओह! अरे! खिड़की पर खटखट। ओह! ये तो वही औरत है। पर ये यहाँ पर कैसे आई? यह तो अस्पताल में बेहोश पड़ी थी और इस वक्त ये हवा में उड़ रही है। ओह! अब ये शीशे में ही रास्ता बनाती हुई अंदर आ रही है, पर कैसे और क्यों? क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ध्रुव। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ ध्रुव, और इस तरह से अंदर आने का सिर्फ कारण यही था कि तुम मेरी बातों को सुनकर मुझ पर आसानी से यकीन कर सको। पर कौन हो तुम और यह सब मामला क्या है? मैं अपनी बेटी मारिया के शरीर में ओझा ग्योटा की आत्मा हूँ, और मुझे हिटलर की आत्मा को रोकने के लिए तुम्हारी जरूरत है, जो मेरे नाती यानी मेरे बेटी मारिया के बेटे जीवो के शरीर में प्रवेश कर गई है, और अब वह हिटलर की आत्मा इस दुनिया को तबाह करने की योजना पर काम कर रही है। यह सब चक्कर क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर शुरू से बताओ तो मैं शायद कुछ समझ जाऊं। ग्योटा की आत्मा मारिया के मुंह से सारी कहानी ध्रुव को सुनाती चली गई, और दूसरी तरफ आतंकवादी कश्मीर स्थित अपने अड्डे पर पहुंच चुके थे। कश्मीरा, हम आ गए हैं कश्मीरे। अरे वाह, तुम लोग पुलिस से बचकर भाग आए, पर कैसे? हम कहाँ भाग पाते। वो तो शुक्र करो बेहात भाई का, जिन्होंने कांजा खान को हमें छुड़ाने के लिए भेज दिया। उन्होंने सलाखे तोड़ हमको बाहर निकाल लिया। रास्ते में कपड़े भी इन्होंने ही खरीदे, वरना हम तो कश्मीर की ठंड में ही मर जाते। कांजा खान, कौन हो तुम भाई? पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। और बेहात कमांडर ने कब तुमसे संपर्क किया इनको छुड़वाने के लिए? वो हमारा और बेयात की सीक्रेट बात है। किधर है बेयात? हमको अभी उसके पास ले चलो अभी। वो तो ऊपर बम लगाने। अरे कुछ नहीं, आओ, मैं तुमको उसके पास ले चलता हूँ, और जल्दी। आजा कश्मीरा, तू यहाँ पर कैसे आ गया? तू तो मकान की निगरानी के लिए रुका था ना? वैसे बम सही जगह पर फिट हो गया है। प्यूमा और कश्मीरा भी काम पूरा करके वापस आते होंगे। तू मकान खाली छोड़ क्यों आ गया? वहां निगरानी कौन करेगा? मेरे तीनों साथी महानगर पुलिस से बचकर यहाँ पर आ गए हैं। वे मकान में ही हैं। छूट कर आ गए कैसे? कमांडर, तुमने ही तो उनको छुड़ाने के लिए कांजा खान को भेजा था। इसको कांजा खान? कौन है ये? मैं इसको नहीं जानता। अगले ही पल कश्मीरा और बेहात सारी बात समझ गए। ये चाल है कश्मीरा, ये जरूर कोई पुलिस का आदमी है, हमारी टो लेने आया है। मैं समझ गया कमांडर, पर यहाँ पर आकर इसने अपनी मौत को दावत दी है। गोलियों की बारिश कांजा खान की तरफ लपकी, उसके शरीर में भी टकराई, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। मुझे मारने या बचने की कोशिश करनी बेकार है कमीनों। नागराज से बचकर कोई अपराधी आज तक भाग नहीं पाया है। तुम लोगों तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। मैं खुद ही बेस बल दलकर तुम्हारे आदमियों को भगा दूं, और उनके जरिए तुम तक बम तक पहुंच जाऊं। पुलिस को भी मेरे इस प्लान के बारे में पता था, और तब तक पुलिस तुम्हारे मकान तक भी पहुंच गई होगी। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बेहात। खैरियत इसी में है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेहात ना कभी कानून के हाथ आया और ना ही आएगा। और अब तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि अब बेहात ने अपनी गनों को भी जोड़ लिया, और उसमें गोला बारूद भी भर लिया है। मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता, लेकिन देखता हूँ तो रॉकेट अटैक से कैसे बचता है। यह सही है बेहात की, अगर ये रॉकेट कहीं से भी टकराएंगे तो उस चीज को नष्ट कर देंगे। मुझे भी। इसलिए इनको ऐसी चीज से टकराना चाहिए जो नष्ट होने के लायक है। नागो किसी तेजी नागराज की कलाई से सर्प शक्ति निकलकर नागराज की तरफ बढ़ते उस रॉकेट से की तरफ लपकी, और एक झटके से रॉकेट की दिशा बदल गई। यहाँ पर नष्ट होने लायक चीज तेरा शरीर ने, बल्कि तेरी गन है बेहात। नागराज ने रॉकेट को एकदम सही दिशा दी थी। अपनी तरफ बढ़ते रॉकेट को रोकने की चेष्टा में बेहात ने अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को छिपाया, और रॉकेट ने उसकी दोनों गने के पुर्जे हवा में बिखेर दिए। बेहात इस झटके से उबर ना पाता। नागराज ने उसे लंबी बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। ये दोनों तो चित हो गए। अब ऊपर जाकर देखना होगा बम उन्होंने कहां पर फिट कर रखा है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नागराज, क्योंकि अब तो सीधा ऊपर जाना, एकदम ऊपर। प्यूमा, खत्म कर दो इसे। प्यूमा नाम से भी और शकल से भी दोनों तरह से ही ये खतरनाक फाइटर लगती है। मर जाएगा नागराज, मर। मुझे इन गुंडों से भी
जल्दी निपटना होगा क्योंकि हम फिट कर चुके हैं और इससे पहले मैं उसे सक्रिय कर सके, मुझे उसे नष्ट करना होगा और उसके लिए मुझे सर्प सेना का सहारा लेना होगा। नागराज ने वार तो काफी असरदार किया, लेकिन शत्रु की फुर्ती ने उस पर असरदार वार को बेअसर किया। उफ, गजब की फुर्ती है इसमें। इसने सर्प सेना को अपने तक पहुंचने से पहले ही काट डाला। वैसे यह ठंडी जगह मेरे और मेरे सर्पों के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि ठंड में हमारी शक्ति क्षीण होती जाती है। मुझे इस बात का आभास होना शुरू हो गया है। इससे पहले हमको भी इसका आभास हो जाए, इनको काबू में कर लेना होगा। नागराज ने विष पुकार छोड़ी तो प्यूमा को काबू करने के लिए, लेकिन अरे, इस स्थान की ठंडक के कारण मेरे विष पुकार बीच में ही जम गई है। मैं विष पुकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इनको शारीरिक शक्ति से ही काबू। ओह, वह आदमी ऊपर चट्टाने लुढ़का रहा है। नागराज का ध्यान पल भर को बटा और वह उसी स्थान पर आ गिरा जहां पर वह बर्फीली चट्टाने गिर रही थी। अब तू फंस गया नागराज, पिटारी में बंद सांप की तरह। अब तेरे सारे बदन का खून इसी पहाड़ पर बहेगा। बर्फ में दब जाने के कारण मेरे सूक्ष्म सर्प तेजी से सुप्तावस्था में पहुंच रहे हैं। मेरा शरीर क्षीण हो रहा है। मैं इन चट्टानों को हटा नहीं पा रहा हूँ। उधर नागराज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। इधर ध्रुव सोच रहा था कि जो देख और सुन रहा है वह उस पर यकीन करे या नहीं। लेकिन शायद मेरे इरादे की खबर विक्टर की दुरात्मा को भी हो गई है। इसलिए जब मैं उस लोक में जीवों के शरीर के जरिए आने वाला था, तब हिटलर की आत्मा ने मुझे धकेल कर खुद आने की कोशिश की थी। मैंने उस दुरात्मा की मंशा समझते ही वीटो और मारिया को रोकने के लिए कहा, लेकिन ना जाने क्यों वे रुके नहीं और हिटलर मुझे दूसरी आत्माओं की मदद से पीछे धकेल खुद इस लोक में आकर जीवों के प्रिय शरीर में प्रवेश कर गया। अगर बाद में बिजली चर्च पर गिर पल भर के लिए यंत्र में फिर से ऊर्जा का संचार न कर देती, तो मैं शायद कभी भी इस लोक में ना आ पाता। पर मेरे इस लोक में आने तक हिटलर की आत्मा जीवों के शरीर में घुस कर वहां से जा चुकी थी। मेरे सामने सिर्फ मारिया के शरीर में घुसने का रास्ता बचा था, क्योंकि उस रूप में मैं इस दुनिया में रह नहीं सकता था और चूंकि मरने से पहले मेरी कोई अतृप्त इच्छा नहीं थी और मेरे लिए इस दुनिया में आने का कोई भी कारण नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ उनके शरीर में प्रवेश कर सकता था जो मेरा अपना खून हो। चूंकि हम दोनों एक ही आयाम से आए हैं, इसलिए मैं हिटलर की दुरात्मा की तरंगे महसूस कर सकता हूँ और मुझे आभास हो रहा है कि वह कोई बहुत खतरनाक योजना पर काम करने जा रहा है। वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने जा रहा है और इस बार वह काम विमान, टैंक या रॉकेट से नहीं करेगा। इस बार उसके पास शैतानी शक्ति है। मुझे उसका मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली सदात्मा की जरूरत है। तुम्हारी जी वो इस वक्त अफगानिस्तान की दक्षिणी तरफ है। हमको वहीं चलकर उसे रोकना होगा। अगर मैं तुम्हारी बातों को सही मान भी लूं तो भी मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। मुझे कश्मीर जाना है, प्लूटोनियम बम ढूंढने। वहां जाने की चिंता तुम छोड़ दो। नागराज नाम का तुम्हारा मित्र पहले ही वहां पहुंच चुका है। वह स्थिति को संभाल लेगा। तुम स्वयं देख लो। मस्तिष्क की आंखों द्वारा ध्रुव को दृश्य दिखाई देने लगा। उफ, नागराज मुसीबत में है। काश मैं तुरंत उसकी मदद को वहां पहुंच सकता। उसकी चिंता तुम मत करो। आखिरकार विजय नागराज की होगी। कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे चंडिका के रूप में तैयार होकर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी शक्तियां देख मुझे भरोसा हो गया है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो फिर आओ मेरे साथ। एक धुंध ध्रुव और मारिया के शरीर को अपने आगोश में लेने लगी और श्वेता के चंडी के रूप में बदलकर वापस आने तक दोनों के शरीर वहां से गायब हो चुके थे। ध्रुव, ध्रुव, कहाँ हो तुम? ये धुंध कैसी है? ध्रुव यहाँ नहीं है, जरूर इस धुएं में गायब हुआ है। बिना सोचे समझे चंडिका भी उस धुएं में कूद गई और उसका शरीर भी उस धुएं में घुलने लगा। ध्रुव और मारिया के पीछे चंडिका भी एक सफर पर रवाना हो चुकी थी, लेकिन नागराज जिस सफर के लिए रवाना हुआ उसे अभी समाप्ति पर पहुंचना शेष था। उफ, चारों तरफ बर्फ से ढका होने के कारण मेरी सर्प सेना एकदम सुस्त हो गई है। इनका हमला ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अब सिर्फ एकमात्र शस्त्र बचा है, मेरी विष पुकार। अगर मैं किसी तरह से विष पुकार को बिना हवा में जमे इसके नथनों तक पहुंचा दूं तो वह एक तरीका समझ में आ रहा है, लेकिन इसके लिए मुझे सर्पों का प्रयोग दूसरी तरह से करना होगा। अगले ही पल नागराज की कलाई से निकलते सर्प एक भोपू का आकार धारण करने लगे। बन गया काम। अब मेरी विष पुकार इस भोपू से होकर निकलेगी तो सर्पों के शरीर की गर्मी उसे जमने से बचाए रखेगी, लेकिन इनको बेहोश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब मुझे इतना समय मिल जाएगा, मैं अपनी शक्ति को समेटकर इस बर्फीली कैद से आजाद हो जाऊं। उफ, नागराज आजाद हो गया। प्यूमा भी होश खो बैठी है। अब इसको रोक पाना असंभव है। हाँ कमीने, अब मेरा रुक पाना असंभव है।
और तुम लोगों का सफल हो पाना भी। तुम लोगों को पीटने के बाद मैं प्लूटोनियम बम को ढूंढ कर उसे सेना के विशेषज्ञों को निष्क्रिय करने के लिए दूंगा। ओ मुझे इसका मौका नहीं मिलेगा नागराज। वैसे तो यह बम हमको कल फोड़ना था, पर शायद श्रीनगर वासियों की किस्मत में क़यामत का दिन आज ही लिखा है। अब मैं इसका रिमोट का बटन दबाऊंगा और प्रलय आ जाएगी। हे देव कालजयी, इसने तो बम को फोड़ दिया है। इन लोगों ने बम काफी सोच समझ कर लगाया है। बम की गर्मी से जो बर्फ पिघली है, उस पानी का रुख सीधा श्रीनगर की तरफ है। मुझे श्रीनगर को बचाना होगा, पर कैसे? नागराज भी गिरते पानी के साथ साथ नीचे की तरफ लपका। तेजी से नीचे गिरता नागराज गिरते पानी से भी नीचे पहुंच गया था, क्योंकि पानी चट्टानों पर गिरता हुआ थम थम कर नीचे आ रहा था। पानी को यहाँ आने से कुछ पलों का वक्त और लगेगा। बहते पानी को हमेशा बांध बनाकर रोका जाता है, और यह स्थान बांध बनाने के लिए बहुत उचित है। अगले पल नागराज की कलाइयों से सैकड़ों सर्प बाहर निकलकर चट्टानों से अपने शरीर को लपेट कर बांधने लगे, और जब गिरता पानी वहां पहुंचा तो वह नाग बांध तो आगे नहीं बढ़ा। इस ठंडे पानी से तुम लोगों को कुछ तकलीफ जरूर होगी मित्रों, लेकिन तब तक मैं कोई और रास्ता सोच लूं। तब तक तुम लोग इस पानी को यहीं रोके रखना। ठंडा पानी नहीं, बल्कि विस्फोट के कारण गर्म हो गया नागराज। हमको ज्यादा समस्या इस पानी में मौजूद हल्की रेडियो धर्मिता से हो रही है, पर चिंता मत करो, हम तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि नागराज कोई और उपाय सोच पाता, वह चीख उठा। ठंडे लोहे की धार उसकी पीठ को काट गई थी। अरे यह क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर लगा घाव भर नहीं रहा है, और मुझे कमजोरी भी लग रही है। समझ गया, मेरे शरीर में एक अत्यधिक सर्प बांध बनाने के लिए बाहर निकल गए हैं, इसलिए जो घाव वे तुरंत भर देते थे अब भर नहीं पा रहे हैं, और नागों की कमी के कारण मुझे कमजोरी लग रही है। ऐसे में अगर मुझे चाकू के कुछ और वार लग गए तो ज्यादा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती है। नागराज एक मुसीबत से निकल दूसरी मुसीबत में फंस रहा था, और ध्रुव ग्योटा की आत्मा के साथ पहली मुसीबत के सामने पहुंच चुका था। ये आवाजें कैसी है? ओह, तुमको प्रकट होने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली ग्योटा। तुमने तो हमें एक भीषण युद्ध के ठीक बीचों बीच उतार दिया है। हमको इसी सैन्य मुख्यालय पर आना था ध्रुव, क्योंकि जिस चीज के जरिए हिटलर मानव जाति को गुलाम बनाना चाहता है, वह इस इमारत के नीचे है। इमारत लगभग नष्ट हो चुकी है, और मुझे आभास हो रहा है जीवों के शरीर में हिटलर की आत्मा वहीं पर गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के ये टैंक उर्पन बना नाजी स्वास्तिक का निशान देख तुम्हारी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या करें? वह हिटलर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वह इमारत के अंदर है, मैं इमारत में जा रहा हूँ, क्योंकि जीवो हिटलर को तुरंत रोकना होगा। तुम इन टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचो, ताकि इनके हमले से मारिया के शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे। ओह, हिटलर ने भी शायद बेहात के साथी आतंकवादियों की मदद इसलिए ली थी, ताकि उसके इस इमारत में घुसने से पहले अधिकतर सैनिक मारे जाए और वे जीवों के शरीर को नुकसान न पहुंचा पाए। लेकिन हिटलर भी कमाल का आदमी था, ना जाने कहाँ कहाँ इसने अपने शस्त्रों को छुपा कर रखा था। ध्रुव की हरकत ने टैंक में बैठे गोरिल्ला सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कोई भाग रहा कमांडर, देखने से सैनिक तो नहीं लगता, पर हट्टा कट्टा है। यहाँ पर सैनिकों के अलावा और कौन होगा? जरूर यह मदद लेने जा रहा है। टैंकों को इसके पीछे ले चलो, इमारत को नष्ट करने का काम तो पूरा हो ही चुका है। ध्रुव टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहा, और थोड़ी देर में वह टैंकों को इमारत से थोड़ी दूर खींच लाया था। लेकिन किसी अजनबी इलाके में लड़ने का कुछ नुकसान तो होता ही है, और ध्रुव के साथ भी यही होने जा रहा था। ओह, आगे तो चट्टानी पहाड़ी से रास्ता बंद है। मैं आगे भाग नहीं सकता। अब मुकाबला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन टैंकों के गोलों का कोई कैसे मुकाबला कर सकता है? एक अकेली जान 3 टैंकों का सामना कर रही थी, और वहां से दूर एक दूसरी जान जाने वाली थी। ये 2 तरह से मुझ पर वार कर रहे हैं। वैसे तो ये हैं मामूली गुंडे, लेकिन मेरी इस कमजोरी हालत में ये मुझ पर हावी होते जा रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर सर्प दुगनी होने शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको एक निश्चित संख्या में आने तक समय लगेगा, और तब तक मैं शायद इनको रोक ना पाऊं। मुझे मदद की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर मदद कहाँ से मिलेगी? पुलिस को भी पता नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ। नागराज इस मदद की तलाश में था। वह बेहोशी से होश में आलम में आ रही थी। अरे, यह मैं कहाँ हूँ? याद आ गया, मेरी याददाश्त वापस आ गई। और कमाल की बात तो यह है कि याददाश्त खोने के बाद जो कुछ हुआ वह भी मुझे याद है। नागराज, नागराज कहाँ गया? बाकी सभी बेहोश हैं। हवा में जलने की महक है। पानी की एक मोटी चादर पिघल कर नीचे गिर रही है, यानी बम फोड़ दिया गया है और नागराज नीचे की तरफ गया है।
पानी के साथ-साथ मुझे भी नीचे की तरफ जाकर नागराज की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मैं ज़िंदा हूँ, वरना डॉक्टरों के अनुसार तो मुझे महीनों पहले मर जाना चाहिए था। नागराज यह नहीं जानता होगा कि प्यूमा और ब्लैक कैट एक ही शख्सियत के 2 रूप हैं। वही ब्लैक कैट यानी ऋचा, जो नागराज की विश पुकार भारतीय कम्युनिकेशन के कंट्रोल स्टेशन के बाहर बेहोश हो गई मेरी याददाश्त उसी वार के कारण चली गई थी। लेकिन नागराज की उसी पुकार का वार खाकर मेरी याददाश्त वापस आ गई और मैं अपनी गंभीर बीमारी के बावजूद भी जिंदा रही। वह भी अवश्य इस पुकार के कारण ही हुआ होगा। मुझे इसके लिए नागराज का धन्यवाद अदा करना चाहिए। नागराज को धन्यवाद की नहीं बल्कि मदद की जरूरत थी। मेरे शरीर में धीरे धीरे शक्ति वापस आ रही, यानी सूक्ष्म सर्पों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्या पूरी शक्ति वापस आने तक मैं जिंदा रहूंगा? नागराज को इस सवाल का जवाब जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वह परिस्थिति आई ही नहीं। अरे यह प्यूमा अपने ही आदमी को क्यों मार रही है? खैर फिलहाल तो यह मेरी मदद कर रही है और इस गुंडों से मैं अब आराम से निपट सकता हूँ। प्यूमा यानी ऋचा की मदद। अपने शरीर में फिर से होती शक्ति के संचार के कारण नागराज को दोनों आतंकवादियों की चित करने में वक्त नहीं लगा। मेरे शरीर के घाव भर रहे हैं, यानी मेरे शरीर के सरक फिर से सामान्य मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा प्यूमा कि तुमने अपने साथियों को मारकर मेरी मदद क्यों की? ये मेरे साथी नहीं है नागराज, यह तो मेरी याददाश्त चली जाने के कारण मेरे साथी बन गए थे। अब मुझे याद आ गया वास्तव में मैं कौन हूँ। मैं ब्लैक कैट हूँ नागराज, जिससे तुम्हारी मुठभेड़ भारतीय कम्युनिकेशन के कंट्रोल स्टेशन पर हुई थी। तुम्हारी इस पुकार के कारण मेरी याददाश्त चली गई और जब मैं पहाड़ों में भटक रही थी तब एक बूढ़े पहाड़ी ने मुझे सहारा दिया। फिर मेरी कलाबाजी के करिश्मे दिखा रोजी रोटी कमाता था, लेकिन वह लालची निकला। उसने मुझे आतंकवादियों को हाथ भेज दिया। लेकिन तुमने इस बार मुझ पर पुकार का प्रयोग किया था, मेरी याददाश्त फिर से वापस आ गई। दरअसल मुझे स्नायु तंत्र की एक लाइलाज बीमारी थी। 2 साल पहले डॉक्टरों ने मेरी बची उम्र सिर्फ 6 महीने तक बताई थी, लेकिन मैं तब तक जिंदा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है यह सिर्फ तुम्हारी विष पुकार का कमाल है। उसने मेरे स्नायु तंत्र को की खराबी को दूर कर दिया है। कभी कभी जहर भी दवा का काम करता। प्यूमा यानी ब्लैक कैट। खैर यह मामला तो सुलझ गया, पर इस रेडिएशन युक्त बाढ़ का क्या किया जाए? जल्दी करो नागराज। एक तो यह रेडिएशन युक्त पानी हमारी शक्ति को नष्ट करा, दूसरे अब यह ठंडा भी होता जा रहा है। सारे नाग सुप्तावस्था में पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो यह बांध टूट जाएगा। ओह, क्या करूं? मैं इस पानी को तो जमा नहीं सकता और ना ही वापस ऊपर भेज सकता हूँ। अगर इसे छोड़ दो तो श्रीनगर तबाह हो जाएगा। इस पानी का रुख मोड़ दो नागराज, रुख मोड़ दूं? पर कैसे? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं नागराज? पाइप का। ओह! मैं समझ गया। यह बात तो मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी ब्लैक कैट, लेकिन परेशानी में शायद मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। वैसे भी यह काम पहले कर पाने के लिए मेरे शरीर में पर्याप्त सर्प नहीं थे। अगले ही पल नागराज की कलाई से सर्पों की बाढ़ निकलकर एक छोटे-मोटे पाइप का रूप लेने लगी। अब इस पाइप का रुख पहाड़ की दूसरी तरफ मोड़ दूंगा, यानी यह पानी बहकर बिना आबादी वाले इलाके की तरफ निकल जाएगा। नागराज की कोशिश सफल हुई। नाग पाइप के जरिए पानी बहता हुआ दूसरी तरफ निकला। अपना अपना काम पूरा करके सभी सरप फिर से नागराज के शरीर में समा गए। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर देना, ताकि वह इन आतंकवादियों को आकर समेट ले। नहीं नागराज, यह काम तो मामूली सा है। असली काम तो उस लड़के को खोजना है जो बेहात और कश्मीरा को लेकर यहाँ आया था। मुझे आभास हुआ था कि उस लड़के के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियां थी और इन शक्तियों का प्रयोग दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। सारी बातचीत मेरे सामने ही हो रही थी। मुझे पता है वह यहाँ से कहाँ गया है। मेरे ख्याल से हमको वहाँ जाकर जाँच करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। उस लड़के की शक्तियाँ तो मैंने भी देखी है, लेकिन प्लूटोनियम बम के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था। हमको उस लड़के के इरादों का पता तो करना ही होगा। मैं एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करता हूँ। आओ मेरे साथ। नागराज की मुसीबतें खत्म हो गई, लेकिन ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। इन टैंकों से निपटने का कोई ना कोई रास्ता जल्द निकालना होगा, वरना जल्दी कोई ना कोई गोला मेरे चितरे ओह! सिर पर लगे पत्थर के टुकड़े ने ध्रुव की होश उड़ा दिए। उसको आभास नहीं था, टैंक की नाल उसकी तरफ तनी। ध्रुव के चिथड़े उड़ा देने के लिए गोला दागा गया, लेकिन ध्रुव के शरीर तक नहीं पहुंच पाया। ओह चंडिका, तुम यहाँ कैसे आ गई? वैसे ही जैसे तुम यहाँ आई। अभी आने जाने का ध्यान छोड़ो और इन टैंकों से निपटने का उपाय सोचो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। 3 टैंक हैं, एक से तुम निपटो, दूसरे को मैं देखता हूँ और तीसरे से बाद में मिलकर निपट लेंगे। चंडिका एक टैंक की तरफ लपकी। ध्रुव ने अपना ध्यान दूसरे टैंक की तरफ मोड़ा। यह लड़ाका हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब हम क्या करें? चिथड़े उड़ा दो इसके। अगर फिर भी बच जाए तो कुचल डालो इसे। लेकिन न गोले ही ध्रुव के चिथड़े उड़ा पाए और न ही पहिए उसका कुचल पाए।
जो चाहता था वह तो मैंने कर दिया। मैं टैंक के बगल में आ गया हूँ और अब इसको नष्ट करने का उपाय करता हूँ। ये टैंक का फ्यूल टैंक है और इसमें छेद करने का काम मेरा एसिड कैप्सूल करेगा। मैं टैंक के इतने पास हूँ, मुझे खत्म करने के लिए टैंक वालों को टैंक से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ओह, निकल आया। अब तू जिंदा नहीं बचेगा लड़के। गोलियों से बचने के लिए टैंक से उछलकर दूर जाते वक्त भी ध्रुव ने फ्यूल टैंक में हुआ वह छेद देख लिया, जिससे लपक कर पेट्रोल की वह धार दूर बहती जा रही थी। और गोली चलाओ, क्योंकि बगैर तुम्हारे गोली चलाए तो मेरा प्लान पूरा भी नहीं हो सकता है। अब मैं टैंक से काफी दूर आ चुका हूँ। अब मुझे लपक कर पेट्रोल की वह धार पार करनी है, क्योंकि मुझे मारने के लिए चलती अंधाधुंध गोलियों में से एक ना एक उस धार पर लगेगी ही। समकुल बाहर कूदो और गोली से पेट्रोल में लगी आग इस धार से होती हुई फ्यूल टैंक तक पहुंच जाएगी। फ्यूल टैंक में लगी आग से टैंक एक धमाके के साथ फट पड़ा। ध्रुव का प्लान सफल हुआ। अब बारी चंडिका की थी। यह तो कोई लड़की है, यह कहां से आई? टैंक के आगे तनकर खड़ी है, लगता है इसको जान की परवाह नहीं है। तो फिर इसकी जान हम ले लेते हैं, लेकिन इस पर तोप का गोला क्यों बर्बाद करें? इसको जानूं पहुंचाने के लिए तो एक गोली ही काफी है। तो चल, बाहर निकलते हैं टैंक से। ओह, मैं सोच रही थी कि तुम लोग गोला दागोगे या गोली। अच्छा हुआ तुम लोगों ने खुद यह सस्पेंस खत्म कर दिया। सस्पेंस खत्म हो गया, अब तू भी खत्म हो जा। बता, तुझे तड़पा तड़पा कर मारे या एक झटके से खत्म कर दे? यह तुम लोग खुद ही तय कर लेना, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगी तो तुम लोग सुन नहीं पाओगे। अभी अगर तुम कुछ सुन पाओगे तो सिर्फ मेरी अल्ट्रासोनिक विसल। चंडिका ने अपने बेल्ट के बक्कल के अंदर लगा अल्ट्रासोनिक सर्किट ऑन किया और दोनों गोरिल्ला सैनिक बंदूक छोड़ चिल्ला उठे। उनके कानों को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके मस्तिष्क को घातक तरंगे जोरदार तरीके से महसूस हो रही थी। यह उनकी एक दयनीय हालत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि चंडिका ने उनके मस्तिष्क को अंधेरे में डुबो दिया। कोई मदद चाहिए चंडिका? नहीं ध्रुव, तुम फटाफट टैंक में बैठो, मैं भी अभी आती हूँ। अब तीसरे टैंक से या दूसरा टैंक ही निपटेगा। तीसरे टैंक के अंदर बैठे विद्रोहियों की नजर उस लड़ाई पर गड़ी हुई थी। वे दोनों हमारे साथियों को बेहोश करने के बाद टैंक में घुस रहे हैं। उनके इरादे आखिर है क्या? ध्रुव और चंडिका के इरादे जल्दी स्पष्ट हो जाने थे। तुम यह टैंक चला सकते हो ध्रुव या नहीं? मुझे टैंक चलाना तो आता है, पर यह टैंक मैंने कभी चलाया नहीं है। लेकिन यह गधे टैंक चला सकते हैं तो मैं भी चला सकता हूँ। ध्रुव ने जल्दी निरीक्षण करके टैंक के कंट्रोल को समझ गया। अब मैं एक ही निशाने से इस तीसरे टैंक को बेकार कर दूंगा। नहीं ध्रुव, यह गलती मत करना। ये टैंक जहां से आए वहां और भी हथियार हो सकते हैं। हमारा मुख्य इरादा इनके अड्डे का पता लगाना होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, मैं इनको वापस करके इनके बिल की तरफ खदेड़ने की कोशिश करता हूँ। वही हुआ जैसा ध्रुव ने सोचा था। टैंक को भगा कमीने, दो टैंक तो पहले ही पिट गए हैं, लेकिन हमको नहीं पिटना है। विद्रोहियों का टैंक बचने के लिए अपने अड्डे की तरफ भागा और ध्रुव का टैंक उनके पीछे। उधर ध्रुव विद्रोहियों से निपट रहा था और इधर मारिया के शरीर में स्थित ग्योटा जीवों के शरीर पर कब्जा जमाए विक्टर के सामने पहुंच चुका था। आओ ग्योटा आओ, तुम्हारे आने के संकेत मुझे मिल रहे थे। इनसे मिलो, यह है मेरा वफादार वैज्ञानिक शिंडलर। इसकी आत्मा से मेरी मुलाकात हुई थी, उसे से मुझे पता चला इसने अपना प्रयोग पूरा तो कर लिया था, लेकिन तब तक मैं आत्महत्या कर चुका था। अपनी जिंदगी का मकसद व्यर्थ जान इसने इस अंडरग्राउंड लैब में अंदर बम लगा दिया और यह लैब विस्फोट के नीचे दब गई। यह लैब इसकी कब्र बन गई, लेकिन इसका आविष्कार नहीं मिला। जानना चाहते हो इसका आविष्कार क्या था? ये वायरस टेली। इस वायरस के दो भाग हैं, मदर वायरस और चिल्ड्रन वायरस। इस छोटे सिलेंडर में है मदर वायरस और इस बड़े सिलेंडर में है चिल्ड्रन वायरस। देखो, यह मदर वायरस मैंने पी लिया और अब बाकी दुनिया को पियाऊंगा मैं चिल्ड्रन वायरस। ये दोनों वायरस मस्तिष्क में जाकर बैठ जाते हैं। ये मदर वायरस मेरे यानी जीवों के दिमाग में फिट हो गया है और अब इस चिल्ड्रन वायरस को मैं पृथ्वी के वातावरण में फैलाऊंगा, तो यह हर जीवित प्राणी के सांसों से होता हुआ उन सब के दिमाग में प्रविष्ट हो जाएगा। इन दोनों वायरसों का आपस में विचार तरंगों द्वारा मेल रहेगा और मदर वायरस सारे चिल्ड्रन वायरसों का कंट्रोल करेगा, यानी मैं सारे पृथ्वी वासियों को कंट्रोल करूंगा। तेरा यह सपना कभी पूरा होने नहीं दूंगा दुष्ट तानासा, क्योंकि मैं यहाँ तेरे मंसूबों पर पानी फेरने के लिए ही आया हूँ। तू भूल गया ग्योटा कि अगर मेरे अंदर आत्मिक शक्तियां हैं तो मेरे अंदर भी शैतानी शक्तियां हैं और तुझसे निपटने के लिए काफी हैं। अच्छा हुआ कि तू अपने आप ही मेरे सामने आ गया, वरना तुझे ढूंढने में मुझे अपना समय बर्बाद करना पड़ता। भूमिगत प्रयोगशाला एक अंधा कर देने वाली चमक से भरने लगी। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा।
मारिया के शरीर में घुसी ग्योटा की आत्मा हिटलर का मुकाबला तो कर रही थी, लेकिन शैतानी शक्तियां ग्योटा पर धीरे-धीरे भारी पड़ रही थी। अब मैं तेरी बेटी मारिया के दिमाग को सुन कर दूंगा और फिर इस बेकार शरीर के जरिए तू कुछ नहीं कर पाएगा। तू भूल रहा है दुष्ट, मैं एक ओझा भी हूँ और मुझे इंसानों के शरीर से भूतों को निकालना आता है। गियोटा मारिया की उंगलियों को तेजी से हवा में नाचने लगी और उस उंगलियों से निकलता हुआ धुआं हवा में जाकर एक तांत्रिक आकृति की रचना करके जीवों के शरीर को अपने घेरे में लेने लगा। यह क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है। रोक दे गियोटा, मैं तड़प रहा हूँ, तड़प और तड़प दुष्ट। अब तुझको जीवों के शरीर से बाहर निकलना ही होगा और तेरी आत्मिक रूप में बाहर निकलते ही मैं तुझको वहां भेज दूंगा जहां से निकलकर तू इस लोक में आया है। जीवों के गले से निकलती आवाज की चित्कारों से लैब गूंजने लगी और फिर जीवो पस्त होकर बैठ गया। यह क्या हुआ? लगता है हिटलर की आत्मा शक्तिहीन हो रही है। गियोटो का ख्याल शायद सही था, क्योंकि अगले ही पल जीवो के गले से निकलती आवाज पतली हो गई। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? ये तो जीवो की आवाज थी, यानी मैं हिटलर की आत्मा को बाहर तो नहीं निकाल पाया, पर मैंने उसे शक्तिविहीन कर दिया है। मैं तुमको अभी इस फंदे से बाहर निकालता हूँ बेटे। तुम्हारी आवाज मोटी क्यों हो गई माँ? और मेरे बदन पर ये कपड़े कैसे आ गए? अभी बताती हूँ बेटा, आजा मेरे पास। आता हूँ, अभी आता हूँ मम्मी। अरे, यह तो हिटलर की आवाज है। हाँ, यह मेरी ही आवाज है मूर्ख। मैं सिर्फ शक्तिविहीन होने का नाटक कर रहा था। तूने मेरे छलावे में फंसकर अपने तांत्रिक बंधनों को हटा लिया। का सावधान ग्योटा मारिया के शरीर के जरिए एक भीषण वार खाकर अपने होश खो बैठा ग्योटा। मैं तुझे मार तो नहीं सकता और जब तक तू इस औरत के शरीर में है तब तक इसको भी नहीं मार सकता, लेकिन मेरा यह वार खाकर तू काफी देर तक शक्तिहीन रहेगा और तब तक मैं अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लूंगा, तू तो क्या परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मेरा सबसे पहला काम इस चिल्ड्रन वायरस को धरती के वातावरण में फैलाना है। और अगले ही पल पृथ्वी की सतह को तोड़ता हुआ जीवों का शरीर जब बाहर आया तो उसके हाथ में चिल्ड्रन वायरस से भरा हुआ सिलेंडर भी था, जिसकी किस्मत में एक पल बाद फट जाना लिखा था। जल्द ही यह वायरस पूरी पृथ्वी के वातावरण में फैल जाएगा और थोड़ी देर में इस वायरस का असर मानव पर होना शुरू हो जाएगा और तैयार होने लगेंगे बिना तर्क मेरा तलवा चाटने वाले गुलाम। हिटलर की कुटिल योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और ध्रुव अभी इस कहर की जानकारी से भी अनजान था। हम बागियों के पीछे चल तो रहे हैं चंडिका, लेकिन एक कैंट के बूते पर हम उसे निपट पाना मुश्किल है। शायद तब तक उनको आगे वाले टैंक द्वारा खबर भी हो चुकी होगी कि हम टैंक पर चढ़कर आ रहे हैं। नहीं ध्रुव, इसका एंटीना टूट गया है। वह इतनी दूर संचार तरंगे नहीं भेज सकता, पर मिल गया रास्ता। वह मैसेज नहीं भेज सकता, पर हम तो भेज सकते हैं। यह रहा रेडियो ट्रांसमीटर और यह रही इन विद्रोहियों के अड्डे की फ्रीक्वेंसी। अगले ही पल विद्रोहियों के हेडक्वार्टर में ट्रांसमीटर खटकने लगा। हेलो हेलो हेडक्वार्टर, एक टैंक पर सैनिक कब्जा। खर खर होकर हेडक्वार्टर आ रहे हैं। किसका मैसेज है नवाज? शायद टैंक से आ रहा है। बहुत डिस्टर्बेंस है, पर इतना पता लग रहा है सैनिकों ने टैंक पर कब्जा कर लिया है। वे उसी पर चढ़कर इधर आ रहे हैं, लेकिन अब वे सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे जाबाज साथियों ने हमको पहले ही मैसेज भेज दिया है। अब हम उनको आते ही उड़ा देंगे। एक मैसेज तो गया, अब टैंक वालों की बारी है। इनको भी टूटी फूटी अफगानी में उल्टा मैसेज सुना दो। वाह, चंडिका मान गए तुमको। तुम दुश्मन को आपस में ही लड़ाने की योजना बना रही हो। और फिर आगे भागते टैंक का ट्रांसमीटर हरकत में आया। हेलो हेलो वफादार साथियों, हेडक्वार्टर पर सैनिकों का कब्जा। या अल्लाह, हेडक्वार्टर पर सैनिकों का कब्जा हो गया है। हम हेडक्वार्टर से इतनी पास आ गए हैं कि वापस भाग नहीं सकते। अब मुकाबला करना ही पड़ेगा। आ गए कुत्ते, दाग दो गोला। अगले ही पल दो टैंकों से गोले निकलकर करीबे से टैंक की तरफ लपके और टैंक का पुर्जा हिल गया, लेकिन अंदर घातक रूप से घायल हो चुके गोरिल्ला सैनिकों को बिना बदला लिए मरना गवारा नहीं था। ओह, अब हम नहीं बचेंगे, लेकिन हम इनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह टैंक बेकार जरूर हो गया, पर अब भी गोला दाग सकता है। वे हम पर अब भी गोला दाग रहे मूर्ख कहेंगे। टूटे टैंक से क्या खाक सही निशाना लगेगा? टूटे टैंक से सही निशाना लगा तो मुश्किल था, लेकिन निशाना वे टैंक थे ही नहीं। अरे अरे, यह गोला तो हमारे ऊपर से होता हुआ गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के अंदर तो गोले बारूद का एक बड़ा भंडार मौजूद है। अगर यह गोला अंदर जाकर फट गया तो सब नष्ट हो जाएगा। एक भयंकर धमाके के साथ गुफा चट्टानों में बिखर गई। ध्रुव और चंडिका वहां पहुंचने तक सब खत्म हो चुका था। उफ,
यहाँ तो कुछ ज्यादा ही तबाही मच गई है। अगर मैं जानता कि इन आतंकवादियों का यह हाल होना है तो मैं कोई और योजना बनाता। तुमने किसी की जान नहीं ली है ध्रुव। वैसे भी यह शहर का अपराध नहीं युद्ध है, और इस युद्ध के आखिरी शहीद तुम दोनों होने वाले हो। ओह, कुछ गोरिल्ला सैनिक बच गए, और इतनी दूर से इनका निशाना चूक पाना मुश्किल है, चाहे हम कितनी कलाबाजियां ही क्यों ना खा ले। ट्रिगर पर उंगलियां दबने लगी और ध्रुव टैंक की आड़ लेने को तैयार हुआ, लेकिन दोनों में से कुछ भी ना हुआ। वो सांप सांप कहाँ से आ गए? गोरा सैनिक हैरान। सांप का तो एक ही मतलब होता है, नागराज। तुम यहाँ पर कैसे आए नागराज? और यह कौन है? इससे तो तुम हिमालय पर लड़ रहे थे। यह तुम्हारी पुरानी दोस्त ब्लैक कैट ध्रुव। लेकिन तुमको कैसे पता चला मैं हिमालय पर था और इससे लड़ रहा था? जवाब में ध्रुव ने नागराज को सानी कहानी सुनाई। फिर नागराज ने भी ध्रुव को प्लूटोनियम बम की तलाश में कश्मीर जाने और वहां पर आतंकवादियों से मुठभेड़ होने की दास्तान सुनाई। और फिर जब ब्लैक कैट ने मुझे उस लड़ाके के बारे में ध्यान दिलाया और उसके मिलने का स्थान यह बताया, तो मैं अपने दोस्त राज के जरिए भारतीय कम्युनिकेशन का हेलीकॉप्टर ले यहाँ आ गया। इस गुफा में हुए धमाके ने मुझे बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा दिया है। हेलीकॉप्टर को यहाँ से थोड़ी दूर पर उतारकर हम धुएं का पीछा करते करते यहाँ आए, लेकिन यहाँ ना तो वह लड़का दिखाई दे रहा और ना ही वह महिला जो तुमको यहाँ पर लेकर आई है। उसको मैं यहाँ के तबाह हो चुके सैनिक मुख्यालय पर छोड़कर आया था। वापस जाकर देखना होगा वहां पर आखिर क्या हुआ। वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मददगार मारिया वहां पर बेहोश पड़ी हुई है। जीवो हवे हवा में उड़ता हुआ। जीवो ने हिटलर बोल हिटलर महान। मैं यहाँ पर अपने गुलाम सैनिकों को एक नए सफर पर ले जाने आया हूँ, लेकिन उनको नष्ट करके तुम लोगों ने अपने आप को हिटलर का दुश्मन साबित कर दिया है। यह दूसरी बार तुम लोगों ने मेरा रास्ता काटा है, इसलिए तुम लोगों की एक ही सजा है और वह है मौत। हम मौत से नहीं घबराते। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुमको तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। छोटे मुंह और बड़ी बात। चाहो तो मैं अभी अरे मूर्ख मूर्ख लड़की, हिटलर पर हमला कर रही हो। देख लिया ना नतीजा। हाँ, तो मैं कह रहा था, चाहो तो तुम लोग अपने गुलामों में शामिल कर लूं, और चाहूं तो तुम्हारी आत्माओं को निकाल कर उड़ा दूं। लेकिन मुझे तब मजा आएगा जब तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे, जैसे आदमी दम घुटने से मरता है, दलदल में डूबकर। अरे अरे, ये क्या? जमीन दलदली हो गई और हम इसमें धंस रहे हैं। देखा, मैंने तुम लोगों के लिए इस चट्टानी जमीन को एकदम असली दलदल में बदल दिया है। अब इसमें तुम दोनों डूबोगे और मैं आधे घंटे तक यहीं खड़ा रहूंगा। अगर तुम दोनों सांस बचाकर निकल जाओ तो तुम लोगों को फिर से डुबो दूं। नागराज, डूब जाने में ही भलाई है। इससे पहले कि ये विध मेरा दिमाग पड़े, ध्यान से सुनो। नागराज और ध्रुव के दलदल में डूबते शरीर धीरे धीरे दलदल की कीचड़ की परतों में ढकने लगे। पहले मेरी योजना अपने हथियारों और इन आतंकवादियों की सेना की मदद से हिंदुस्तान को फतेह करने की थी, लेकिन वायरस टेली सही सलामत मिलने के बाद मुझे ना तो हथियारों की जरूरत रही और ना ही सेना की। अब हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया मेरी गुलाम होगी। और तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मरने में मुझे मजा ना आ रहा होता तो मैं दुनिया के गुलाम बनाने का दृश्य तुम लोगों को जरूर दिखाता। नागराज और ध्रुव के शरीर दलदल में विलुप्त हुए और होठों पर मुस्कान लिए हिटलर आधे घंटे का समय गिनने लगा। 1997, 1797, 98, 88 और 1800 सेकंड हो गए, यानी आधा घंटा बीत गया। इतनी देर में तो कोई भी मर जाएगा, पर इनकी आत्माएं शायद बहुत तेजी से निकल गई, क्योंकि मुझे जाते हुए नजर नहीं आई। शायद मैं गिनती गिनने में व्यस्त रहा हूँ। खैर, खेल बहुत हुआ, अब कुछ काम हो जाए। इस आधे घंटे के दौरान वायरस टेली का असर दूर दूर तक फैल गया होगा, और नजदीक तो फैल ही गया। इन दोनों कन्याओं को देखकर साफ पता चल रहा है। अब मैं बनने चलता हूँ इस दुनिया का तानाशाह। ये दोनों लड़कियां होंगी मेरी पहली गुलाम। हिटलर एक खतरनाक योजना को अंजाम पहुंचाने के लिए निकल चुका था, और उसको रोक सकने वाला एकमात्र शख्स अभी होश में आ रहा था। ओह, हिटलर के वार ने मुझे एकदम शक्तिहीन कर दिया था। लेकिन हिटलर गया कहाँ? मुझे अपनी शक्ति से उसका पता लगाना होगा। वह अपने पीछे आध्यात्मिक किरणों की एक लहर छोड़ता गया है, मुंह से इस शहर से निकलकर यहाँ तक आ रहे। यहाँ से, अरे, यहाँ तो भीषण तबाही मची हुई है, और यह दलदल यहाँ कहाँ से आया? जरूर यह हिटलर का किया हुआ है, क्योंकि उसकी तरंगें यहाँ तक भी आ रही है। पर दलदल क्यों? जरूर इसमें किसी को डुबाया गया है, पर किसको? और तभी जैसे ग्योटा के सवाल के जवाब में नाग रस्सी दलदल की सतह को छेदती हुई बाहर निकली,
और उसके साथ ही साथ दो और आकृतियां कीचड़ से लथपथ बाहर निकली। ध्रुव और नागराज भी यहाँ यहाँ कैसे? खैर छोड़ो, तुम लोग दलदल में डूब कर भी कैसे बच गए? इन सरकंडों की और ध्रुव के दिमाग की मेहरबानी से हमने दलदल में डूबते ही इन सरकंडों को मुंह में पकड़ लिया था और इनकी नलियों से हम लोग सांस लेते रहे। हिटलर असली दलदल बनाने के चक्कर में हमको खुद ही बचाने का रास्ता बता गया था। तुम लोग तो हिटलर के चंगुल से बच गए, लेकिन यह दुनिया उसके शिकंजे से नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसने वायरस टेली को हासिल करके उसके मदर वायरस को पी लिया है और उसके चिल्ड्रन वायरस को वातावरण में फैला दिया है। इस वायरस टैली का जिक्र वह हिटलर भी कर रहा था। यह वायरस टैली आखिर है क्या? गियोटा, ध्रुव और नागराज को सब बताता गया। ओह, यानी चंडिका और ब्लैक कैट जैसी उसी वायरस के असर के कारण हिटलर के साथ चली गई हैं। लेकिन हम पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वायरस का असर इस इलाके में हो जाना था, वह हो चुका है। अब यहाँ के वातावरण में वायरस नहीं होंगे। इस बात की सच्चाई को तो आसपास के शहर जाकर तुरंत परखा जा सकता। ठीक है, हम वहां पर अपनी साफ सफाई भी कर सकते हैं। लेकिन पास के शहर पहुंचते ही ध्रुव और नागराज सही में स्तब्ध रह गए, क्योंकि उनके शरीरों को साफ करने के बाद जब उन्होंने छानबीन शुरू की तो पाया पूरा शहर एकदम खाली पड़ा है। ना सड़क पर कोई जानवर नजर आ रहा है और ना ही आसमान में उड़ता कोई पक्षी। लोग बदहवासी में भागे हैं। जो चीज यहाँ पर है वैसी ही पड़ी हुई है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? इधर देखो, टेलीविजन चल रहा है, उस पर सीएन का स्पेशल न्यूज बुलेटिन चल रहा है। अब तक हमारे पास सारे महाद्वीपों से समाचार आ चुके हैं। पूरी पृथ्वी की आबादी इस आश्चर्यजनक रोग से पीड़ित होती जा रही है। हमारे कैमरामैन स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनकर इस रिपोर्ट को अब तक पहुंचा रहे हैं। इस आश्चर्यजनक रोग से एकाएक रोगी संज्ञा शून्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिमाग एकदम खाली हो गया है। एक देवकालजयी, तुम्हारा कहना एकदम सही था ग्योटा। यह तो मानव जाति अपनी तबाही की ओर जा रही है। एक ऐसा आश्चर्यजनक आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था जिसे ना तो कभी किसी ने देखा था और ना ही कभी सपने में उन्होंने सोचा था। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। मेरी गलती की वजह से हिटलर इस लोक में आया और अब मैं ही उसे मुझे उसके संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बार संकेत बहुत अधिक शक्तिशाली है। उस नीच ने अपनी ताकत को लाखों गुना बढ़ा लिया है। संदेश इधर से आ रहे हैं, वह दुष्ट वही है। तो चलो वहीं चलकर उसे देखते हैं। मानवता के इस बक्सक को नष्ट करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों उस मोड़ की तरफ भागे और जिसके पार एक ऐसा आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था जिसे ना तो कभी किसी ने देखा था और ना ही कभी सपने में उसका ख्याल आया था। मैं कुछ देख रहा हूँ, वह सच है क्या? हाँ ग्योटा, तू जो कुछ देख रहा है वह सच है। अपने असली रूप में तो मैं केवल इन मानवों के मस्तिष्क को ही नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब अपनी शैतानी शक्ति की मदद से अपना यह रूप बना सकता हूँ। अब इनके मस्तिष्क मेरे इतने करीब आ गए हैं तो मैं इन सब की मानसिक तरंगों का एक साथ प्रयोग कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बैठे-बैठे आसमान में घूम रहे सितारों के भी टुकड़े-टुकड़े कर सकता हूँ। फिर तेरी शक्तियाँ मेरे सामने मच्छर के डंक से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मच्छर का डंक भी किसी को मलेरिया करके उसकी जान ले सकता है हिटलर। तू लाख कोशिशें कर ले, पर तू अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। ग्योटा का वार सीधे अपने निशाने पर लगा। और अपनी शक्तियाँ मुझे दे ग्योटा। अब मेरे पास इतनी आत्माएँ हैं कि सारे ब्रह्मांड की शैतानी शक्तियों को भी सोख सकता हूँ और उनका पलटकर इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ओह! तुम ठीक तो हो ना ग्योटा? हिटलर बहुत शक्तिशाली हो गया है। मैं तक अपने आप को सँभाल नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जब तक कोई रास्ता समझ ना आए तब तक यहाँ से भाग लो। हम तो भाग लेंगे, लेकिन इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है ग्योटा? क्या आप भागते रहेंगे? यह हमको मारने के लिए हमारा पीछा करता रहेगा। लेकिन हिटलर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा ग्योटा। एक तरीका है नागराज। मुझको मारिया का शरीर छोड़ जीवो के शरीर में प्रवेश करके हिटलर को उसके शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मारिया का शरीर मैं तभी छोड़ सकता हूँ जब मैं तुरंत किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाऊं, और हिटलर मुझे जीवो के शरीर में उतनी आसानी से जल्दी घुसने नहीं देगा। अगर मानव शरीर में प्रवेश करने में मुझे थोड़ी सी भी देर हुई तो मैं वापस दूसरे लोक में खिंच जाऊंगा, और जीवों के अलावा मैंने किसी और शरीर में प्रवेश किया तो वहां से मैं हिटलर की आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अगर तुमको ऐसा शरीर मिल जाए जो दूसरों के साथ हिटलर के शरीर में प्रवेश जा सके तो ग्योटा, तब तो बात बन जाएगी। लेकिन ऐसा शरीर किसका हो सकता है? नागराज का। तुम नागराज के शरीर में प्रवेश कर जाओ और फिर नागराज अपनी इच्छाधारी शक्तियों का प्रयोग करके अपने शरीर को कणों में बदल लेगा।
ऐसे तुम मानव शरीर के अंदर भी रहोगे और नागराज के कण जीवों के शरीर में प्रवेश भी कर जाएंगे। नागराज अगर अपने शरीर को कणों में बदल ले तब तो बात बन जाएगी। वैसे तो मैं किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन अगर नागराज स्वयं मुझे अपने शरीर में आने की इजाजत दे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। नहीं ग्योटा, ध्रुव यह भूल रहा है कि कणों वाली स्थिति में मैं सिर्फ 3 पलों तक रह सकता हूँ। उसके बाद या तो मुझे नाग रूप धारण करना पड़ेगा या अपने मानव रूप में वापस आना पड़ेगा। अगर मैं 3 पलों तक ऐसा नहीं करता तो मेरे कण इधर-उधर बिखर जाएँगे और फिर मैं अपने असली रूप में कभी वापस नहीं आऊँगा। उसकी चिंता मत करो नागराज, मैं तुम्हारे शरीर कणों को बाँधे रखूँगा। लेकिन ऐसा करने से ध्रुव अकेला पड़ जाएगा और हिटलर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा ग्योटा, तुम अपना काम करो पर जल्दी, हिटलर वापस आता ही होगा। ग्योटा मारिया का शरीर छोड़ नागराज के शरीर में प्रविष्ट होने की कोशिश करने लगा। बहुत मुश्किल है नागराज, तुम अपनी आत्मा के द्वारा मुझे अंदर खींचो, मैं तभी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाऊंगा। तुम दोनों आत्माओं की शक्ति लगेगी। काफी जद्दोजहद के बाद ग्योटा नागराज के शरीर में प्रवेश करने में सफल रहा। ठीक है ग्योटा, अब अपने शरीर को कणों में बदल रहा हूँ, तुम उनको बांधे रखने के लिए तैयार रहो। नागराज का शरीर कणों में बदलने लगा और हिटलर के कुछ समझ पाने से पहले ही उन दोनों जीवों के मुख और द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे। इस अचानक घटी घटना के बावजूद हिटलर ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे इसे बेहोश मारिया से दूर ले जाना होगा, लेकिन इससे पहले ही ध्रुव भी आत्माओं की जमात में शामिल हो जाता। हिटलर का ध्यान भटकाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी जीवों के शरीर के अंदर। ग्योटा, तू मारिया का शरीर छोड़ जीवों के शरीर के अंदर कैसे आ गया? कैसे नहीं, क्यों पूछ दुष्ट। इसका जवाब, तुझे जीवों के शरीर से बाहर निकाल कर तुझे तेरी सही जगह पर ले जाना है, मुझे नर्क में। मुझे यहाँ से ले जाने का ख्याल छोड़ दे ग्योटा। मैं ना तो इस शरीर से बाहर निकलूंगा और ना ही तुझे इस जीवों के शरीर को कोई नुकसान पहुंचाने दूंगा। और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि लाखों आत्माओं की ऊर्जा है और जल्द ही मेरे पास अरबों आत्माओं की ऊर्जा होगी। फिर परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, याद है ना? यह बात मैंने पहले ही कही थी, पर तू माना नहीं था। अब देख, तेरा पासा तो मुझे बांध नहीं पाया, पर मेरा पासा तुझे बंदी बना कर ही रहेगा। इसकी शक्ति सचमुच असीमित हो गई है नागराज, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में, लेकिन कहते हैं ईश्वर खुद कभी नहीं करता है, बल्कि किसी ना किसी को अपना साधन बना देता है। ऐसे बचते रहने की कोशिश से कुछ नहीं होगा, मुकाबला करना होगा। लेकिन इस विराट राक्षस का मुकाबला करूं तो कैसे करूं? जैसे ग्योटा ने मुझे बताया था, इसकी मुख्य शक्ति वह वायरस की टोली है, जो अपने मदर वायरस से इन मानवों के मस्तिष्कों द्वारा संपर्क बनाए रखती है। और इसी शक्ति के कारण हिटलर द्वारा यह रूप बनाए रखना संभव हो पाया है। अगर मैं किसी तरह इस वायरस को निष्क्रिय कर दूं तो हिटलर के लिए यह रूप बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यह काम होगा कैसे? वैसे तो विषाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए उनके लिए संक्रमित वस्तु को जमीन में दबा दिया जाता है। ओह, समझ में आ गया रास्ता। जब यह वायरस इस क्षेत्र में फैल रहे थे, तब हम यहीं पर थे। लेकिन हम तक ये वायरस इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम जमीन के नीचे दबे थे, दलदल के अंदर। इस वायरस के असर से इन मानवों के मस्तिष्क मानसिक तरंगे छोड़ रहे हैं। अगर ये सारे मानव मिट्टी से ढक जाए तो इन वायरसों का असर निष्क्रिय हो जाना चाहिए। वैसे यह काम कर देखने में कोई हर्ज भी नहीं है। और अगले ही पल ध्रुव एक खास दिशा में दौड़ा। अगर मुझे ठीक याद है तो इधर ही खुले नल से इतना पानी गिर रहा है कि जमीन कीचड़ में बदल गई थी। हिटलर भी ध्रुव के पीछे पीछे भागा और फिसलन भरी कीचड़ पर अपना संतुलन खोकर नीचे गिरा। और जब हिटलर का विराट रूप संभल कर खड़ा हुआ तो वह पूरा कीचड़ में सन चुका था। ध्रुव का यह आवाज पूरी तरह से वायरस को निष्क्रिय नहीं कर पाया, परंतु इन सब के ऊपर लिपटी मिट्टी की मोटी परत ने सबके मस्तिष्क से निकलती मानसिक तरंगों में व्यवधान जरूर उत्पन्न किया। और मानसिक तरंगों में आए इस अवरोध के कारण हिटलर का अन्य आत्माओं से संपर्क टूटने लगा। उसकी शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी। यह क्या हो रहा है? बाकी आत्माओं से मेरा संपर्क कैसे टूट रहा है? मैं अकेला हो रहा हूँ। जरूर ध्रुव ने बाहर ऐसा कुछ किया है जिस इसकी बाकी आत्माओं से संपर्क टूट रहा है। अब यह एक आत्मा है और हम दो। अब यह हमसे जीत नहीं सकता है। इस बार ग्योटा के पास से हिटलर निकल नहीं पाया। अब चलने का वक्त आ गया हिटलर। तेरे साथ साथ मैं इस मदर वायरस को भी जीवों के शरीर से बाहर निकालकर सूर्य में फेंक दूंगा। यहाँ तक अपने आप जलकर नष्ट हो जाएगा। अगले ही पल जीवों के मुख से 3 तरंगे एक साथ निकली, जिससे एक तो नागराज के रूप में बदल गई, दूसरी किरण की शक्ति उस मदर वायरस को लेकर सूर्य की तरफ बढ़ी और तीसरी किरण
आकाश में लहरें बनाती हुई उसी भंवर में गायब हुई। इन लोगों के अंदर का वायरस भी अब निष्क्रिय हो गया। मैं चलता हूँ, विदा। यह ग्योटा की आत्मा थी जो हिटलर को अपने साथ लेकर वापस परलोक पहुंच चुकी थी। मदर वायरस के नष्ट होते ही हिटलर की आत्मा के जीवों के शरीर को छोड़ जाते ही सब तेजी से सामान्य हुआ। हिटलर के विशाल रूप में शामिल चंडिका और ब्लैक कैट भी आजाद होकर बाहर निकल आई है। हम सब एक के ऊपर एक क्यों चढ़े हुए हैं? ये क्या हो रहा था? सभी एक दूसरे से सवाल कर रहे थे और इनमें मारिया भी शामिल थी। ये सब क्या हो रहा है माँ? आओ मारिया, अब चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना इतने सवाल उठेंगे कि इनका जवाब भी हम नहीं दे पाएंगे। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? और हम यहाँ कैसे आ गए? हम आपको वीटो के पास लेकर चल रहे हैं। बाकी सवालों के जवाब आपको रास्ते में मिल जाएंगे। चंडिका और ब्लैक कैट को भी साथ लेकर सभी वापस राजनगर की तरफ बढ़े चले। एक तानाशाही को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया गया था और यहाँ की यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।